नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज अब से थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करेंगी। वह वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर बाद कैबिनेट का अप्रूवल वित्त बजट को मिल जाएगा। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत दोनों को काफी उम्मीदें हैं। इसकी एक वजह है क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि ऐसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आएगा, और 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, इससे भी वही संकेत मिल रहे हैं। बजट के इन तमाम आशा अपेक्षा के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। तरेश भाटिया जी फाइनल हैं, अमरजीत चोपड़ा जी पूर्व अध्यक्ष हैं आईसीएआई के, और हमारे साथ मेहमान हैं राजकुमार मल्होत्रा जी जो वाइस चेयरमैन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट की। तो मैं सभी गेस्ट से शुरू में केवल ये जानना चाहूंगा कि बजट को लेकर 2-2 मिनट में सर बता दीजिए आप लोगों के क्या क्या ओवरव्यू और एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले तरेश भाटिया जी। नमस्कार। बजट से आम आदमी को उम्मीद है कि जो पिछले 1 साल में कोविड का जो इफेक्ट आया है उससे उनको क्या राहत मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, टैक्सेस की उम्मीद है कि इसमें राहत मिलेगी। नंबर 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 1 लाख हो जाएगा। नंबर 4 है कि उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस का जो 80D में सेक्शन है वो बढ़ाया जाए। नंबर 5, 80C की जो राहत मिलती है उसमें भी स्टैंडर्ड जो 1,50,000 है 1,50,000 उसको 2 लाख या 2.5 लाख किया जाए। इसके अलावा जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रावधान किए गए हैं वो आज आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है बजट से, तो वो अगले 1 साल में उसका असर नजर आएगा। उसकी उम्मीद ज्यादा है कि वो पॉजिटिव रहेगा। जी राजकुमार जी से मैं जानना चाहूंगा कि कारोबारी जगत क्या सोच रहा है जीएसटी को लेकर या दूसरे रियायतों को लेकर, क्योंकि कोविड की वजह से कारोबारी जगत कारोबारी बहुत परेशान है और उनका व्यवसाय पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो सर आपको क्या लगा कि क्या आप लोगों के आशाएं हैं और क्या मिल सकता है? राजकुमार जी। ऐसा है कि आपने सही कहा कि पिछले 100 साल में। राजकुमार सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है आपके पास में? हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ राजकुमार, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपकी बात सही है। पिछले 100 साल में जो शायद ही इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी प्रॉब्लम किसी देश के लिए आई होगी, वही समस्या, वही चीज सरकार के लिए है कि हर सेक्टर को, हर व्यक्ति को, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इतनी मुश्किल में पिछले 100 साल में पड़ा होगा। हम किसी एक सेक्टर के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए सरकार को नहीं सोचना, उसको पूरी हर इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ सहायता, हेल्प या उनके लिए सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार को ये भी बैलेंस बनाना पड़ेगा कि उसके पास में, अपने पास में, अपनी जेब में क्या है। ये इतना मुश्किल बजट होगा, पर अगर सरकार उसको अपने हिसाब से बैलेंसिंग करती है, हम किसी एक सेक्टर की बात करेंगे, कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस टाइम मुश्किल में ना हो। हर सेक्टर मुश्किल में है। हमारे को अब ये देखना है कि सरकार किसके पास कैसा ऐसा बजट लाए कि शुरुआत में ही कैसे मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो, डिडक्शन कहाँ देनी है, इनकम टैक्स में क्या छूट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हर चीज हम लोग, बिजनेसमैन हर चीज चाहता है और हर बिजनेस ये चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं सहायता मिले। सरकार को बैलेंस करना, उनकी इस टाइम पता लगेगा कि सरकार की कितनी काबिलियत है, क्या कर सकते हैं। हर सेक्टर को खुश करना, हर सेक्टर को साथ लेके चलना उनकी भी मजबूरी है और करना भी पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर सेक्टर कहीं ना कहीं उसको ऐसा बूस्ट, एक जैसे कोविड के लिए एक वैक्सीनेशन आई है, इस टाइम बिजनेसमैन को, हर इंडस्ट्री को एक ऐसा वैक्सीन चाहिए
इसके अंदर उसके अंदर दोबारा जान उसके डाल, जो उसको एक ऐसा वायरस आ गया जो हर इंडस्ट्री बैठी हुई है, उसके अंदर वो शक्ति है, उसके अंदर वो ताकत आए कि वो दोबारा अपने पैरों पे चल सके। अगर हम इस पे जाएंगे कि हर सेक्टर को क्या चाहिए, तो ये आप देखो अधिक समय देंगे तो मैं आपको वन बाय वन क्या रिक्वायरमेंट है सेक्टर वाइज, हैंडीक्राफ्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट कहाँ चाहिए, मार्केटिंग में क्या चाहिए, प्रोडक्शन में क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होना चाहिए, तो वो है। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस प्रकार का बजट लाते हैं। उनके लिए वाकई बहुत बड़ा काम है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस तरीके का बजट लाएंगे कि हर सेक्टर अपने पैर पे दोबारा खड़ा होगा और अपने पैर पे फिर उसी शक्ति के साथ, उसी स्पीड के साथ चलेगा कि देश आगे जैसे बढ़ रहा था उसी ग्रोथ पे हम आएंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है इस बजट से। राजकुमार जी ठीक है, हम डिटेल में हर सेक्टर वाइज और सबके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं अमरजीत सर को लाना चाहता हूं इस डिबेट में। सर, मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा वर्ग है उनके अपने एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस क्लास के अपने एक्सपेक्टेशन है, सरकार की अपनी समस्याएं हैं, उसको एक्सपेंडिंग भी बढ़ाना है, फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखना है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच, और अगर आप देखेंगे जो स्टिमुलस पैकेज आया था कोरोना के टाइम में 20 लाख करोड़ का, तो नौकरी पेशा वर्ग ही एक ऐसा था जिसको कुछ नहीं मिला। एक एलटीसी पर थोड़ा सा जो 36,000 का जो एक कैश वाउचर स्कीम था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सर्विस क्लास को कुछ नहीं मिला। सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, सर्विस क्लास के लिए क्या कुछ आशाएं बहुत हैं, लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। हर साल जब बजट होता है तो हम लोग बात करते हैं कि 80C में मिलेगा, 80D में मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए, होम लोन में कुछ और रिबेट मिल जाए। पर सरकार के सामने चैलेंज ये होता है कि वो सब कुछ में रिबेट दे दे तो उसका रेवेन्यू कहां से आए। आप क्या देखते हैं कि कहां वास्तविक तस्वीर कहां पर आकर टिकेगी? अमरजीत प्रभात जी धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सरकार के पास इस वक्त बहुत मुश्किल कार्य है जी। और वित्त मंत्री जो है वो शायद जूझ रही होंगी कि कैसे बैलेंसिंग करनी है। बिल्कुल सही बात है, 100 साल में ये सिचुएशन हमने पहले कभी देखी नहीं। 45 साल तो मुझे भी प्रोफेशन में हो गए, इस तरीके की हमने कभी सिचुएशन नहीं देखी। कुछ एक्सपेक्ट करने से पहले एक बात बड़ी जरूरी है जान लेना कि सरकार के पास रिसोर्सेज क्या है, साधन क्या है। मुझे वो साधन नजर नहीं आ रहे। इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं पे वो साधन नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो बोरोइंग्स हैं सरकार की पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है और फिस्कल डेफिसिट आपका 7% के करीब खड़ा है। अगर आप एक्चुअली में टैक्स में कोई रिलीफ चाहते हैं, हम 80C की बात करें मेनली, तो जितना भी हमारा सैलरीड क्लास है वो 80C की बात ही कर रहा है, क्योंकि 80C ऑलरेडी क्राउडेड है। इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, प्रोविडेंट फंड भी है, होम लोन्स भी हैं, सब कुछ उसी के अंदर आपने केंद्रित कर दिया है। तो वहां पे वो छूट की अपेक्षा तो कर रहे हैं कि कोई ना कोई छूट आनी चाहिए, परंतु मेरा अपना मानना यह है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है साधन कि वो दे पाए। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहूंगा इसमें कि सरकार इस बात पे आमादा होगी इस पूरे बजट के अंदर कि किसी ना किसी तरीके से डिमांड क्रिएट हो। और अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो उस केस में आप सेविंग्स पे ज्यादा इंपेटस नहीं दे सकते, सेविंग्स को ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का दारोमदार अगले 1 साल में अगर हमने दोबारा वापस आना है तो इसके ऊपर है कि आप डिमांड क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को अच्छी लगे मेरी बात या बुरी लगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, परंतु मेरा अपना मानना ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना सेविंग्स के अंदर वो ठीक नहीं होगा। मेरे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए, वित्त व्यवस्था के लिए ये जरूरी होगा कि इस देश में आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी स्पेंडिंग करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सैलरीड क्लास कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करें। जिन लोगों की नौकरियां चली गई इस कोविड-19 के दौरान, अगर हम उनकी नौकरियां बहाल कर सकते हैं दोबारा से, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा कदम होगा और ये सबसे बड़ी चुनौती है वित्त मंत्री के लिए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत स्पीड से बढ़ी है इस कोविड के दौरान, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटती है
तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी ना किसी स्टेट पे। तो मेरा अपना मानना ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। यही मेरा ख्याल मिडिल क्लास के लिए या कॉमन व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। तारेश जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह चुके हैं कि अब समय है कि खर्चा बढ़े, सरकार अपना खर्चा बढ़ाए और लोगों पे टैक्स का बोझ कम करे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति टाइट है, कंपनियों की भी, कोरोना की वजह से कंपनियों की भी स्थिति टाइट है, तो खर्चा कहां से बढ़ेगा? और अगर सरकार खर्चा बढ़ाने जाती है तो टैक्स रिबेट कहां से देगी? इसमें कैसे संतुलन होगा? आपको क्या लगता है, क्या ऑप्शन है? आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही दुविधाजनक बजट है, जिसमें कि एक तरफ हम कर रहे हैं बात कि टैक्स रिलीफ मिले, आम आदमी ये सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि ये पैसा आएगा कहां से। तो मेरे ख्याल से ये हमारा काम नहीं है, तो सरकार को सोचना है। लेकिन मेरे को 2-3 रास्ते नजर आते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और उसमें ज्यादा सरकार का खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पैसा जो है सरकार को रेवेन्यू जनरेशन होगा। अगर बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं पूरे इंडिया में और आप उसमें टोल टैक्स लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सरकार को रेवेन्यू होता है। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है सरकार, तो उससे सरकार को फायदा होता है। और आम आदमी का जो बजट आप देखेंगे, जो सैलरीड क्लास है, बिजनेसमैन है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उसको पिछले जो 10 महीने का इफेक्ट हुआ है, उसको उम्मीद पूरी है कि मेरे को कुछ रिलीफ मिलेगा। तो उस तरफ टैक्स की रिलीफ है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन भी है। तो इसमें भी अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे जाते हैं, आज मैंने पढ़ा 37 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो वहां से सरकार को फायदा हो सकता है। जी, ये उठ रहा है कि करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है कोरोना को लेकर, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है सरकार। अब इसमें एक संकट ये है कि ये सरकार अतिरिक्त पैसे कहां से लाएगी? एक ऑक्सफैम का आकलन आया था अभी हाल में कि देश में जो 954 लोग हैं, उन 4% का सुपर रिच टैक्स लगा, 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त या कुछ सरकार इस दिशा में कुछ कर सकती, बात हो रही है। राजकुमार जी, ऐसा है कि आपने क्या प्रश्न करा, उसमें आवाज सारी मेरे पास नहीं पहुंच पाई। राजकुमार जी, आप पहुंच रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, बीच में आवाज आपकी थोड़ी बंद हो गई थी। तो आप अगर क्वेश्चन रिपीट कर सके, पर अगर आप मेरे से जनरल व्यू पॉइंट मांगे तो अमरजीत सर, आप ही इस सवाल का जवाब। मेरे पास भी आवाज आपकी कट के आई है काफी, कहीं पे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, कोई ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं। प्रॉब्लम है आपके? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का सकता है। राजकुमार जी, मैं कोरोना संकट के सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आवाज नहीं आ रही आपकी सर? आ रही है सर? नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे तक। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम आगे कुछ कंटिन्यू करें। आपकी आवाज नहीं। एक मिनट, अपने थोड़ा, नहीं, आप सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, ऐसा है कि सर, अगर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ओके, तो आप मैं कंटिन्यू आपके कीजिए सर। ओके
मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि मैं अभी इनकी बात से, चोपड़ा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार के लिए इतना मुश्किल समय है कि अगर सेविंग पे जाते हैं तो डिमांड क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा, अगर डिमांड क्रिएट करते हैं तो सेविंग, इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और मेन सरकार का मकसद अगर एम्प्लॉयमेंट होना है और करना होना ही चाहिए, तो उसके लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए फिर इंडस्ट्री को हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सहूलतें या बेनिफिट देने पड़ेंगे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये 3-4 चीजों का एक एक स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग ही सरकार का इसका मेन मकसद होगा कि हर सेक्टर को, अगर हम डिमांड क्रिएट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो हमें उसको, जो इस टाइम इंडस्ट्री मुश्किल में है, मुश्किल नहीं, इतनी मुश्किल में है कि जो आज तक पिछले सैकड़ों वर्ष में नहीं हुई होगी, तो उसको खड़ा करने के लिए हम उस इंडस्ट्री को क्या क्या दे सकते हैं। अगर इंडस्ट्री को कुछ देना है तो सरकार के पास फंड्स होने चाहिए। फंड्स के लिए क्या चाहिए सरकार के पास? उसको टैक्स चाहिए। उधर हम टैक्स की रिडक्शन मांगते हैं। तो सरकार के पास में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बनती हैं कि वो कहां से शुरू करे और कहां से खत्म करे। तो यही साल की जो सबसे मुश्किलात है सरकार के लिए, और कहीं ना कहीं से सरकार के पास में ऐसे सिस्टम होंगे कि वो एक ऐसा कुछ बीज डाले जिसके अंदर थोड़ा समय लगेगा ग्रो करने में, उसको पानी दे, इंडस्ट्री को सहूलियत दे, तो मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मेन तो कहीं भी किसी इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है प्रोडक्ट के लिए हमारे को चाहिए R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले उसको हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हम R&D के लिए, अगर हम कुछ हमारी इंडस्ट्री को अब हैंडीक्राफ्ट हो या एक्सपोर्ट में R&D के लिए तो ऐसा नहीं है, पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ सहूलतें या कुछ गवर्नमेंट को हमारे को हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग के लिए अब डिजिटल ट्रेड फेयर हो रहे हैं, पहले फिजिकल होते थे, अब डिजिटल ट्रेड फेयर है। डिजिटल ट्रेड फेयर के लिए सरकार को फाइनेंशियल इंसेंटिव देने चाहिए। हमारे को मार्केटिंग के लिए B2C पे सरकार को हमारे को कुछ हेल्प। सर, जो कोरोना सेस की बात चल रही है। हाँ जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, बीच में हो सकता है नेटवर्क का इशू हो गया होगा। सर, मैं कह रहा हूँ कि जो कोरोना सेस की बात चल रही है कि एक अभी हाल में ऑक्सफैम का आकलन भी आया था कि अगर हम सरकार अगर देखे तो सबसे करीब 954 लोग, 950 लोग तो रईस लोग हैं, उनपे 4% का टैक्स लगा दिया जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व सरकार के पास आ सकता है और सरकार का बहुत बड़ा संकट दूर हो सकता है। क्या यह विकल्प आपको व्यवहारिक लगता है सर? ऐसा है, अगर 954 लोग ऐसे हैं जो भी सरकार के लोगों के व्यूज हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर इस तरीके का टैक्स व्यवहारिक तो नहीं बनता, क्योंकि डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही नजर सब पे होनी चाहिए। हाँ, ये हम जरूर मांग कर सकते हैं कि छोटे इंडस्ट्रीज को, MSMEs को, जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको आप सब्सिडाइज करें, उनको हेल्प करें, उनको इनकम टैक्स डिडक्शन दे। पहले भी सरकार ने अगर कुछ इनकम टैक्स डिडक्शन दी हैं तो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को दी हैं। उनको नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टैक्स में नए प्लेयर्स आए या पुराने प्लेयर्स आए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको टैक्स की डिडक्शन देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है और बड़े सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना एज ए बिजनेसमैन मैं कभी भी इससे सहमत नहीं हूंगा कि हम इस डिस्पैरिटी वाला काम सरकार करना चाहेगी। ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। अमरजीत, मेरा सवाल ये है कि हमें जरूरत है कि आम लोगों को राहत मिले और सरकार, जैसी आर्थिक स्थिति है, सरकार उसमें अपना खर्च बढ़ाए।
तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिखता है सरकार के पास विकल्प, या सरकार ऐसे कौन से उपाय कर सकती है? जैसे एक विकल्प एक्सपेंडिंग बढ़ाती, इकोनॉमी में खर्चा बढ़ता है और लोगों का हेल्थ पे खर्चा कम होगा तो राहत मिल सकती है। इस तरह के और कुछ उपाय आपको दिख रहे हैं क्या सर? अमरजीत देखिए, सर। ऐसा है प्रभात जी कि पिछले साल सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि हम 2 लाख करोड़ से ऊपर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट से लेके आएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि भाई ये इसलिए हुआ कि हम नहीं अचीव कर पाए, सिर्फ 15,000 करोड़ ही हमारे पास आया, और वो भी सिर्फ 2 यूनिट्स की डिसइन्वेस्टमेंट पे आया, बाकी कैसे कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए। 7% का हमने वहां पे टारगेट मीट किया। आज की डेट में क्योंकि इकोनॉमी वैसे तो बूम कर रही है, परंतु बड़े सिलेक्टिव शेयर्स में बूम किया है, क्योंकि $30 बिलियन का जो एफडीआई फ्लो है, ऐसा फ्लो तो कभी आया ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, और उससे मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ी, परंतु सिलेक्टिव शेयर्स में बढ़ी, पब्लिक सेक्टर शेयर्स में बढ़ी नहीं। तो इस वक्त उसको डिसइन्वेस्टमेंट भी करना गलत होगा वेरी फ्रैंकली, क्योंकि वैल्यूएशन उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी आपको वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ा अच्छा सोर्स था मेरे ख्याल में। एलआईसी के बारे में भी पिछले बार भी सरकार ने कहा था कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें करने की शायद कोशिश पर भी करें, या किसी और जो यूनिट्स में करने की कोशिश करेंगे। मेरे अपने हिसाब से ये सुपर रिच जो सेस की हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं राजकुमार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जो व्यक्ति ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है देश को, अगर हम उसी को बार बार टैक्स करते रहेंगे, जिस व्यक्ति के पास ये रिसोर्स है कि वो शायद अपना कुछ इन्वेस्ट कर सके वापस, और अगर हम आप उसी को बार बार टैक्स करेंगे और उसके रिसोर्सेज कम कर देंगे, पब्लिक स्पेंडिंग आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सरकार के पास भी साधन नहीं है अपने साधन। तो सुपर सेक, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पेट्रोल ऑलरेडी 90 रुपए पे खड़ा, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। जिस वक्त एक पर्टिकुलर रेट था वर्ल्ड मार्केट में, और आज के रेट में आप देख लीजिए आधे से कम रेट है उस वक्त से, परंतु पेट्रोल हमारा 80 रुपए से बढ़ के बल्कि उस पीरियड में 90 रुपए पे सेंचुरी की तरफ मूव कर रहा। तो पेट्रोल पे अगर आप बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपकी 7% के करीब हो चुकी है, तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। परंतु सरकार को पैसा तो कहीं ना कहीं से रेज करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अगर पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट ठीक ढंग से होती है तो एक मेजर सोर्स रहेगा सरकार के लिए। पर सुपर रिच को टैक्स करके आप कितना निकाल लेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और कारपोरेट्स को आपने ऑलरेडी 2 टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, तो उसमें ज्यादा आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। कैपिटल गेन्स में आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपके पास विकल्प है क्या? मेरे ख्याल में ये यही समस्या है वित्त मंत्री की इस वक्त कि पैसा। और मैं मेरे ख्याल में तारेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप पब्लिक स्पेंडिंग करें, आप ब्रिजेस बनाएं, आप हाईवेज बनाएं, और उस पर टोल टैक्स लें। टोल टैक्स से अगर आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ट्रिपल पी के प्रोजेक्ट लेके आइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रिपल पी में भी आपको लैंड वगैरह तो अलॉट करना ही पड़ेगा ना दूसरे व्यक्ति को। आप सही बात कह रहे हैं सर। तारेश जी, एक जो बार बार कहा जा रहा है कि जो सुपर रिच लोग हैं या जो सर्विस मतलब जॉब प्रोवाइडर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत टैक्स स्ट्रेस में है। अब सवाल ये है कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है देश में, उसमें किसानों को लेकर भी एक अलग स्थिति पैदा हुई है, और मुझे लगता है पिछले 6.5 साल के सबसे बड़े क्राइसिस को ये गवर्नमेंट झेल रही है। ऐसी, और ये सरकार पर बहुत दबाव है कि फार्मर्स के लिए भी कुछ हो और सर्विस क्लास के लिए भी कुछ हो। अगर फार्मर्स पे सरकार टैक्स लगा नहीं सकती है, और अगर सर्विस क्लास को टैक्स रिबेट दे नहीं सकती है, तो ये कहां जाएगी ये स्थिति? आपने सही बीच का संतुलन का रास्ता आपको समझ में आ रहा है कुछ सर? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, और मेरे दोस्तों ने भी यही बात करी है। मैंने पहले भी कहा सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी बात मुझे समझ में आ गई। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और ये दुविधा वित्त मंत्री के लिए जरूर है। लेकिन हमें ये सोचना है कि टैक्स किसको लगाया जाए। अगर आप ये सेस की बात कर रहे हैं, या एक तरफ किसानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ
बिजनेसमैन जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप एक बहुत बड़ा क्लास जो है उसको छोड़ रहे हैं, जिसके पास बहुत पैसा है देने के लिए सरकार को। वो है जो अल्ट्रा रिच है, जो मिलियनियर्स है, जो बिलियनियर्स हैं, वो हमेशा टैक्स से ऊपर रह रहे हैं। तो अगर वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं हर साल, मैंने कहीं पढ़ा पिछले 10 महीने में जो मल्टी मिलियनर है इंडिया के, बिलियनर हैं, वो कुछ ज्यादा और अमीर हो गए। अगर वो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है तो एक बात है, लेकिन अगर आप उनपे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 100 करोड़ घर लेके जा रहे हैं तो 90 करोड़ लेके जाएंगे, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 या 4 या आधा परसेंट, 1% सेस आप हर आम आदमी पे लगाते हैं, सैलरीड क्लास पे लगाते हैं, तो आम आदमी का रोष बढ़ेगा और उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम होगी, और कहीं ना कहीं वो 2-4% अपने ही हाउस होल्ड बजट से कम करेगा। तो जब वो बजट से अपना कम करेगा तो नेचुरल है कि वो खर्चा कम करेगा। तो आज आकर वहां पर जो डिमांड और सप्लाई, जो इंडिया की सबसे बढ़िया चीज है कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम खर्च करते हैं, तो अगर वहां पे जाके असर पड़ता है आम आदमी के खर्च ना करने की वजह से, तो फिर अल्टीमेटली सरकार को वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं समझता हूं कि जब तक आम आदमी, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, अप टू बिजनेसमैन हो, उसको रिलीफ मिलेंगे इस बजट में, तो वो आराम से कुछ भी और एक्स्ट्रा टोल हॉस्पिटल्स में या कहीं पर और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, उसमें अगर वो सेग्रीगेट कर देती है कि यहाँ पर आप ये एक्स्ट्रा पे करें, तो आम आदमी को वहां देने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन 2-आधा%, 1%, 4% जो आप कह रहे हैं वो देना मुश्किल है। और ऑब्वियसली किसानों के लिए तो आप और कोई रिलीफ ही लेके आएंगे, उनसे थोड़ी ना कोई टैक्स चार्ज करेंगे। जी सर, एक अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि हो सकता है कि कृषि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो पैसा मिलता है वो 6,000 रुपया साल का मिलता है अभी, तो उसको बढ़ाकर 8,000 रुपया करने की योजना है। और स्ट्रेस में है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने की कोशिश हो। अब अगर ये होता है, और कृषि लोन भी जो पिछले बजट में 15 लाख करोड़ था, इसमें शायद 19 लाख करोड़ रुपया किया जा सकता है। तो ऐसे पूरे सिचुएशन को राजकुमार सर आप कैसे देखते हैं, जब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा जोर रहता है, तो और एमएसएमई को क्या इसमें आपको मिलने की उम्मीद दिख रही है सर? हर बात पे हम राजकुमार सर हैं कि सरकार के पास में लिमिटेशंस हैं, उनके पास में फंड्स कहां से आएंगे, सबसे पहले तो वही है। पर सरकार अगर इस टाइम फार्मर्स के लिए, एग्रीज के लिए, किसानों के लिए उसका करना, उनके लिए उनकी हेल्प करना और इस माहौल में उनको राजी करना उनकी प्रायोरिटी होगी, पर वो कैसे करें, यही तो एक समस्या है जो आज हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उसको कैसे बैलेंस करते हैं। उनके पास में इतना जो उनके बैक में उनके कंसल्टेंट हैं, उनको बताने वाले लोग हैं, उनका ही आज इम्तिहान है। वो कैसे करेंगे, उनको करना भी है, कैसे करना है। मैं एक एज ए बेसिक जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि सरकार को इस टाइम जो उनके ऐसी अनयूज्ड लैंड हैं उनके ऊपर जिनको वो इस टाइम उसका कुछ करके बेच के या उनको इंडस्ट्री को दे के सस्ते में उसका फंड से उससे चलाएं। जो ऐसी इंडस्ट्री सरकार चला रही है जो इस टाइम घाटे में चल रही है, उसको बाहर निकाले, तो वहां से फंड्स ला के सब जगह करना, ये सरकार का इस टाइम महत्वपूर्ण डिसीजन होंगे। क्या कहां से फंड्स लाना है, पहले तो सरकार को फंड्स का अरेंजमेंट करना है। सहूलियत तो हर व्यक्ति मांग रहा है, हर इंडस्ट्री मांग रही है। किसानों के अलावा कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है किसान के साथ में, मतलब किसान उसमें बीच में ही है, उनके अलावा कौन सी इंडस्ट्री है जो इस टाइम, चाहे ट्रेवल है, चाहे होटल है, कुछ भी है, हर इंडस्ट्री इस टाइम हाथ फैलाए खड़ी है कि आप अगर कहें तो हर इंडस्ट्री इस टाइम आईसीयू में ही है, उसका हालात बुरे हैं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर इस टाइम उसकी मदद नहीं हुई, किसान तो प्रायोरिटी होगी ही सरकार की, उनको करना ही पड़ेगा।
फंड्स कहाँ से लाने हैं, ये सरकार का इस टाइम इम्तिहान है। वो कहाँ तक उस पर पूरा उतरते हैं ये तो अभी थोड़े समय में ही हमारे सामने आएगा। तो उसको हम देखेंगे सरकार ने उसके ऊपर क्या काम करा है, क्या करा है और क्या आगे करने जा रही है। मैं तो इस टाइम तो यही आपको बता सकता हूँ। अमरजीत सर, जैसा कि हर बजट के शुरू में, बजट दिन के शुरू में मार्केट ऊपर खुलता है और बजट होते होते खत्म होते होते मार्केट गिरने लगता है। आज भी सेंसेक्स 453 पॉइंट, अभी लेटेस्ट में 453 पॉइंट सेंसेक्स अप है। मतलब मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके बाजार अभी ऊंचा है, उसकी क्या उम्मीदें होंगी अभी? देखिए ऐसा प्रभाष जी, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, और खास तौर पे मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर सकता हूँ और खास तौर पे हिंदुस्तान में, तो अगर आप पूरे स्टॉक मार्केट को पिछले कुछ महीनों में देख लें तो कितने शेयर्स चले हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और किन किन परिवारों के शेयर चले हैं वो बहुत जरूरी है देखना। तो अभी जो एक रैली आनी चाहिए मिड कैप में, वो मिड कैप की रैली अभी तक आई नहीं है। तो मैं इसको समझता हूँ ये तो सब स्पेकुलेशन है, और सरकार के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद बैड लोन बैंक की बात आ जाए या कुछ और आ जाए। और ये भी हो सकता है कि सरकार डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस की बात कर पाए इस पर्टिकुलर बजट में। पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो जरूरी, स्टॉक मार्केट को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट ए रिफ्लेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट। बिकॉज मेरे ख्याल में इकोनॉमिक सर्वे में भी बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है वो रियलिटी से बहुत दूर है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रेव विषय है कि कल अगर स्टॉक मार्केट गिरती है और बुरी तरह से गिरती है, देन व्हाट विल हैपन। आज तो एफडीआईज ने हमारे यहाँ एंटर किया है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एंटर किया, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन बहुत लो, इस वक्त हमारी जो स्टॉक प्राइसेस थी बहुत लो थी, और वो एंटर कर गए। और अगर वो छोड़ के जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को तो मैं कहीं पे भी किसी तरीके का रिफ्लेक्टर मानता ही नहीं हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इन एक्सपेक्टेशंस का। सच्ची बात तो ये, और 400 अंक की बड़ी बढ़त कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है अगर आप सही मानों में पूछें बीएससी में। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मेरे हिसाब से बजट में अगर एमएसएमईज को कुछ रिलीफ दिया जाए, और सबसे जरूरी बात एक, मैं मेरे ख्याल में राजकुमार जी से और तारेश जी से भी इसके बारे में जरूर चाहूंगा कोई ना कोई कमेंट। हमारे पूरी क्रेडिट की ग्रोथ 2019 से, जून 2019 से अभी तक 6% है सिर्फ। अब 2019 में तो कोविड नहीं था, सच्ची बात तो यही है, 2019 में तो कोविड नहीं था। अगर 2019 में कोविड नहीं था और उस वक्त भी मेरी क्रेडिट ग्रोथ अगर नहीं हुई, तो कोई ना कोई बैंकिंग में कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। वो अंडर कैपिटलाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोगों में, बैंकर्स में एक डर की प्रॉब्लम हो सकती है कि हर उनका बिजनेस डिसीजन जो है वो चैलेंज होता है कहीं ना कहीं पे। तो मेरे ख्याल में हमें कई चीजों पे मंथन करने की जरूरत है। मैं एक कंट्रोवर्शियल इशू रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। आज की डेट में फार्मर एजिटेशन चल रही है, इसलिए ये बात को दोहराना ठीक, ये बात को करना ठीक नहीं। परंतु अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चरल इनकम 25 लाख से ऊपर है, तो उसके लिए आप डिफरेंट स्लैब रेट क्यों नहीं ला सकते हैं? उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है। और अगर उसकी 25 लाख से ऊपर की एग्रीकल्चर इनकम है, मेरे ख्याल ऐसे लोगों के लिए आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे डिफरेंट स्लैब रेट लाना चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम को आप डायरेक्टली टैक्स नहीं कर सकते, परंतु आप उसको इनडायरेक्टली तो टैक्स करिए, क्योंकि इकोनॉमी के हर पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी जस्टिफाइड। क्योंकि आज की डेट ब्लैक मनी जनरेशन और व्हाइट मनी जहां से कन्वर्ट होती रही, वो एग्रीकल्चरल इनकम थी। तो कहीं ना कहीं पे सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर दो व्यक्ति सेम इनकम कमा रहे हैं, एक व्यक्ति को आप टैक्स करते जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को आप टैक्स ही नहीं करते हैं किसी भी सूरत में। आप उसकी एग्रीकल्चर की अनसर्टेनिटीज को मद्देनजर रखते हुए 3 टाइम का उनको रिलीफ और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कहीं ना कहीं पे उनको इनडायरेक्ट टैक्स करने की आपको जरूरत है। अमरजीत सर, ये मांग तो बहुत दिन से उठती रही है कि नौकरी करने वाला अगर 5 लाख इनकम कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और किसान अगर करोड़ों कमा रहा तो भी, अगर कृषि आय उसकी करोड़ों है तो भी वो टैक्स के दायरे से बाहर है। तो ये इस विसंगति को लेकर तो हमेशा बात होती रही है, पर कोई भी सरकार इस पर कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि किसान एक मतलब मिडिल क्लास उस तरह से पावरफुल वोट बैंक नहीं बन पाया और किसान एक तरह से संगठित वोट बैंक बन गए। आपको क्या लगता है कि
इस दिशा में कुछ भी करने की हिम्मत ये मजबूत सरकार जो कही जाती है कर पाएगी? ये राजीव गांधी जी के पास 400 सीट थी तब भी नहीं हुआ, ये आज भी नहीं होगा। सच्ची बात ये है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को ये हमेशा एक बहाना लिया जाता है कि ये राज्य का सब्जेक्ट है, बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन। भाई मैं ये कहता हूँ कि आप एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्स की बात मत करिए, आप ये तो पूछ सकते हैं कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। अगर किसी की 25 लाख से ऊपर की एग्रीकल्चरल इनकम है, उसका स्लैब रेट अलग कर दीजिए, सीधी सी बात है। इनडायरेक्टली आप टैक्स करिए ना उसको, आप डायरेक्ट टैक्स क्यों करना चाहते हैं उसको? तो कहीं ना कहीं पे सरकार को हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी। अगर सरकार विद मेजोरिटी, जो सरकार अपने बलबूते पे खड़ी है, किसी और पार्टी के बलबूते पे नहीं खड़ी, अगर वो भी ये हिम्मत नहीं करेगी तो कैसे होगी? परंतु मुश्किल ये है कि ये टैक्स जो हम लगाते हैं ये किसानों पे तो है नहीं, ये टैक्स तो जमींदारों पे है। जमींदार पार्लियामेंट का पार्ट है, और अगर जमींदार पार्लियामेंट का पार्ट है फिर ये टैक्स लगना बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं सर, ये एक बहुत इसके लिए बहुत पॉलिटिकल विल पावर और एक मतलब उस तरह के इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत होगी। सर मेरे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 80C, तारेश सर आपसे ये सवाल है, 80C में बहुत सारी चीजें हैं, पीपीएफ है, आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, बच्चों का ट्यूशन फी है। अब जो महानगरों में रहते हैं उनके बच्चों का ट्यूशन फी 1.5 लाख हो जाता है। तो ये बहुत समय से, चूंकि हमारे इंटरनेट के ज्यादातर यूजर इनकम टैक्स क्लास वाले होते हैं, तो बहुत लंबे समय से मांग उठ रही कि 80C में से कुछ कुछ निकाल के अलग बकेटिंग की जाए। क्या कुछ आप लोगों को, अगर कुछ आपको पास ऐसा कुछ हिंट हो या कुछ आपको लगता है इसका क्या लॉजिकल सॉल्यूशन है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बारे में बताएंगे तारेश जी? जी जरूर। आप सही कह रहे हैं कि जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो सही है कि अलग अलग बकेट्स में दिया जाए तो वो बहुत आम आदमी के लिए आसान हो जाता है समझना। मैं एज फाइनेंशियल प्लानर्स अपने क्लाइंट्स को इनकम टैक्स की अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बताता रह जाता हूँ, लेकिन वो कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे जहां पर हम पिछले 10 महीने में देख रहे हैं कि कोविड बढ़ता जा रहा था और केसेस बढ़ रहे थे और उम्मीद थी कि सेंसेक्स और नीचे जाएगा, लेकिन सेंसेक्स भी साथ साथ बढ़ता गया। तो ये 10 महीने का जो इकोनॉमी डाउन हुई, -7 गई और अब इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 11% अगले साल ऊपर जाएगी, उसके बीच में अगर हम ये सोचें कि नया इनकम टैक्स का बकेट आ जाएगा तो वो कुछ ज्यादा हो जाएगा सोचना। लेकिन इन्हीं प्रोविजंस के अंदर जो 5-6 सेक्शंस हैं, यानी एटीसी, एटीडी है, आपका ट्यूशन का है, होम लोन का है, इन्हीं प्रोविजंस के अंदर अगर लिमिट्स बढ़ाई जाती हैं तो आम आदमी जिसकी टैक्स जो है, जिसकी सैलरी जो है कह सकते हैं 3 लाख 5 लाख सालाना आमदनी से लेके 10 लाख से लेके 20 लाख तक, तो इस ब्रैकेट की अगर बात करें उसको रिलीफ चाहिए। तो जब ये सेक्शंस की लिमिट्स बढ़ेगी हर चीज में, तो ऑब्वियसली टैक्स जो आम आदमी को पे करना है नेट, वो कम हो जाता है। और ये हर साल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बजट में वो किया नहीं गया। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 6 या हम 7% लेके चलते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स, तो 6% के ऊपर, 7% के ऊपर इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है और पीछे कोविड का भी असर रहा, तो सबसे ज्यादा आम आदमी का सोचना है कि मुझे कोविड से रिलीफ क्या मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जो सेस लगा रही है सरकार, वो बोले कि जो टैक्स पे कर रहा है वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख के अंदर है, उसको अतिरिक्त सेस की माइनस छूट दी जाएगी, 4% एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। अगर वो हो जाए तो और भी अच्छा, आम आदमी और ज्यादा खुश होगा, तो उसको रिलीफ कहाँ मिलता है। तारेश जी एक मेरा और सवाल है, सरकार ने पिछले बजटों में एक पैरेलल टैक्स फाइलिंग की व्यवस्था लागू की, 2 ऑप्शन दिए लोगों को कि जिसको जो सूट करता है। जो नई वाली व्यवस्था है उसमें सिर्फ 80CCD वाला एनपीएस का ही है। क्या उसमें और कोई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ला सकती है सरकार, या आप लोगों को लगता है कि लाना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने नया टैक्स, जो नई टैक्स व्यवस्था है उसको ऑप्ट किया, क्योंकि लोगों को कुछ डिडक्शन नहीं मिल रहा था। तो क्या करे सरकार कि वो ज्यादा आकर्षक बने? कुछ आप इस बारे में बताएं सर। ये बहुत मजेदार सवाल है आपका, इसका उत्तर देने का ही कोशिश करूंगा।
मेरे ख्याल से जो इनकम टैक्स के दो रास्ते आए हैं, एक है माई वे और एक है हाईवे। अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो आप बिल्कुल स्पीड से जाइए, आपको कोई रिबेट डिडक्शन की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टोल टैक्स पे कर दीजिए। माई वे है जो आप सारी डिडक्शन लेते हैं और आप टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। तो टोल रोड के ऊपर जो हाईवे है उस पर कोई भी और उम्मीद ना रखें कि बीच बीच में टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिसमें टैक्स की लिमिट्स बढ़ाई जाए, ना कि प्रोविजंस डिडक्शन के या रिबेट के या कोई और अलाउंसेस के दिए जाए। उसमें बढ़ा दी जाए कि 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 30 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 30 लाख तक कोई टैक्स नहीं है अगर आप हाईवे पे जाते हैं। सीधा टैक्स जो है वो कहीं एक लिमिट से जाके स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या है, जो 10 लाख तक के लोग की इनकम है, एनुअल इनकम है, उनको ज्यादा बेहतर स्पेंड करने की ताकत मिलेगी हाईवे के ऊपर, क्योंकि यहाँ हाईवे के ऊपर तो वो ऑलरेडी 80C 80D डिडक्शन के अंदर ऑलरेडी सेविंग करता ही करता है, चाहे वो ना भी चाहे, लेकिन वो मजबूरी के अंदर सालों से इस हाईवे के अंदर वो टैक्स पे करता आ रहा है। तो उसमें डिडक्शन और दी जाए, वो तो मैंने पहले ही कहा है, लेकिन हाईवे के ऊपर और ज्यादा लिमिट बढ़ा दी जाए, जैसे कि स्पीड लिमिट बढ़ा दी जाए, 80 से लेके 100 कर दी जाए, 100 से 120 कर दी जाए, पे कुछ मिनिमम स्पीड दे दी जाए कि अगर आप सबसे राइट लेन आपको सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है। तो उस तरह से प्रोविजंस होने चाहिए। मैं एक टैक्स पे करने वाला आम आदमी हूं, तो मुझे टैक्स देने में कुछ खुशी भी तो मिले। मैं तो बोलता हूँ जो हाईवे है मुझे कुछ खुशी दो ना, मुझे कुछ फैसिलिटी दो कि अगर मैं डीजल पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जहां जहां पे मैं जीएसटी पे करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ, वो मुझे रिलीफ मिले। मेरा पैन नंबर एक आइडेंटिटी कार्ड हो, ये दिखा के मुझे रिलीफ मिले। मैं तो हाईवे की वो उम्मीद करता हूँ जी। ठीक बात कह रहे हैं आप कि हाईवे में आप स्टेट रोडवेज वाला एक्सपीरियंस ना हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाला एक्सपीरियंस हो। जी बिल्कुल सही। सर राजकुमार सर, एक आत्मनिर्भर भारत की बात ये सरकार बहुत करती है और इस बजट पे भी मतलब जो अभी तक छन छन की रिपोर्टें आ रही, ये हो रहा है कि उसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे सामानों पे जो हम जिसका इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं उस बजट में भी बढ़ाया गया था। तो कहीं मतलब क्या आपको लग रहा है कि रेवेन्यू जनरेशन का और आत्मनिर्भर भारत बनाने का यही एक जरिया है, या इसके लिए कुछ इनोवेशन भी होना चाहिए, कुछ मतलब टैक्स में भी सुधार होना चाहिए, टैक्स रिजीम में भी सुधार होना चाहिए? ये रास्ता कहाँ जाता है सर? ऐसा है, मैं चोपड़ा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर जैसे उन्होंने साथ में ही कहा, जो ये एक प्रैक्टिकली होना चाहिए, पर सरकार आज तक इतने सालों में नहीं कर पाई और आगे कर भी नहीं पाएगी। ये भी हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोग, मैं अब क्या, इस टाइम तो माहौल ही ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर इन आइटम पे 25 लाख क्या, ये अब मेरे ख्याल में अगर सोचा जाए, मैं नेगेटिव उस बात में नहीं जा रहा, कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आजकल किसानों के पास में ही हैं और वो उसको, और तकरीबन काफी हद तक ये भी देखा गया है कि कई लोग टैक्स बचाने के हिसाब से इस तरीके का अपने आप को किसान पर बना के टैक्स सेविंग करते हैं। ये तो सरकार का काम है किस तरीके उनको अपने नेट में लाए। उनको, मैं चोपड़ा जी की बात से 100% सहमत हूं। अगर उस रास्ते सरकार सोचे, कोई ऐसी सिस्टम बनाए कि जो बहुत इनकम वाले किसान हैं, ये एक नया सोर्स होगा सरकार की इनकम का। बाकी अगर इंडस्ट्री के ऊपर अब सोचे कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, अगर इंपोर्ट हम लोग करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं जो बाद में हमें एक्सपोर्ट के लिए, चाहे कैपिटल गुड्स हैं या हमारे ऐसे जो हमारे, अब कोई आदमी लैंप एक्सपोर्ट करता है तो उसको उसके पार्ट्स या उसकी वायरिंग उस कंट्री के हिसाब से इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट पे भी उसका इफेक्ट आएगा। अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो वो भी तो कंट्री उस हिसाब से चलेगी। तो हमें इस तरीके से चलना चाहिए कि हमें नए सोर्स चाहिए सरकार को अपना इनकम बढ़ाने के लिए। अगर सरकार उस रास्ते चले और अगर ये सोचे कि इंडिविजुअल का टैक्स बढ़ा के या इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा के, कस्टम बढ़ा के, एक्साइज बढ़ा के और इंडस्ट्री पे टैक्स लगा के वो अपनी इनकम बढ़ा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि
हमें जैसे चोपड़ा जी राय दे रहे हैं, कुछ ऐसे सोर्स ढूंढने चाहिए जिसके ऊपर सरकार किसी कारण से टैक्स नहीं लगा रही। अब ये तो हिम्मत जुटाने वाली बात है, अगर इस टाइम सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही, और मैं समझता हूँ हिम्मत इस टाइम कर भी नहीं पाएगी। चोपड़ा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ ऐसे सोर्स आप, हाँ एक पता नहीं बेसिक मेरे को इतनी उसमें से शायद समझ नहीं है, अगर टर्नओवर टैक्स टाइप कुछ ऐसा हो, टर्नओवर टैक्स एक ऐसा सोर्स है कि अगर, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आई एम बीइंग ए बिजनेसमैन, टर्नओवर टैक्स के ऊपर सरकार की इतनी इनकम हो जाएगी कि उसको कहीं पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्नओवर टैक्स, क्योंकि हम डिडक्शन 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 में सारा, हर इंडस्ट्री, हर आदमी उसके अपने उसमें समझो सरकार के पास देने से पहले सोचता है कहाँ बचाऊं। और टर्नओवर एक ऐसी चीज है, कोई गाड़ी खरीद रहा है या कोई कैसा भी है, चाहे वो एग्री में है, एग्रो में है, किसी चीज में है, चावल खरीदता है तो उसके इसकी टर्नओवर है, उसके ऊपर उसका टैक्स लग गया। सिंपल प्रोसीजर है, अगर सरकार ऐसे समझे। अब ये तो चोपड़ा जी जैसे लोग हैं, इस चीज में थोड़ी राय दें, क्या ये पॉसिबल है इस कंट्री में। तो एक जैसे जीएसटी आया, शुरू में सबको कहीं ना कहीं इश्यूज थे, पर अब हर इंडस्ट्री, हर बिजनेसमैन उसको अप्रिशिएट कर रहा है। वही मैं समझता हूँ कि जो इस बारे में एक्सपर्ट हैं, अगर इसके ऊपर कुछ करें, तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं ना कहीं जो इन समस्याओं में डिडक्शन के इतने, उस डिडक्शन के लिए इतने सोच विचार रास्ते ढूंढना, उससे हम बच सकते हैं। और सरकार की इनकम की अगर आप सोचेंगे टर्नओवर के हिसाब से, वो संभाल नहीं पाएगी सरकार, इतनी इनकम हो सकती है। ये मेरी पर्सनल राय है। जी सही बात कर रहे हैं आप। आपने जीएसटी की बात की, हमने देखा है पिछले दिनों जीएसटी को लेकर देश भर में छापे पड़े और करीब 278 फ्रॉड केसेस पकड़े गए। कई 8-9 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पिछले दिनों पकड़े गए हैं। अब ये जो आप फ्रॉड की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूं, क्या अभी भी आपको लगता है कि जीएसटी को लेके सिस्टम में लीकेज बहुत ज्यादा है? हालांकि जो जनवरी है वो रिकॉर्ड हुई है, 1,20,000 करोड़ सरकार ने जीएसटी कलेक्शन किया है, और जीएसटी फाइल करने वालों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 90 लाख लोगों ने 31 जनवरी 6 बजे तक फाइल किया था, लेकिन फिर भी फ्रॉड के केसेस भी उसी तरह आ रहे हैं। तो क्या जीएसटी में, सर अमरजीत सर आपसे समझना चाहूंगा मैं, जीएसटी को लेकर प्रॉब्लम क्या है और लीकेज क्या है अभी भी सिस्टम में? देखिए ऐसा है कि लीकेजेस तो आप जो भी सिस्टम लाएंगे उसमें अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, बेसिकली तो ये इथिक्स की बात है। और इथिक्स एक बिल्कुल बर्फ की तरह है जो पिघलती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो अगर मेरा टॉप ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सच्ची बात ये है। तो जीएसटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बिजनेसमैन वांटेड, सम ऑफ द प्रोफेशनल्स वांटेड कि किसी ने नंबर 1 का माल खरीदा, नंबर 1 का माल उसने बेच दिया, चाहे ग्रे मार्केट में बेच दिया, और जो जिसको एक्चुअल में बिल्स चाहिए थे उसने इनसे बिल्स लिए, बिना गुड्स की मूवमेंट हुए वो बिल्स गए। यही पूरा फ्रॉड हुआ कि कहीं पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं थी और किसी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया उसका। तो ये एक अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। परंतु मैं एक बात बता सकता हूँ कि जीएसटी के चलते जिस तरीके की उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का बनना है और इंफॉर्मेशन का निकलना है, ये फ्रॉड लंबे समय तक चल नहीं पाएगा किसी भी सूरत में। परंतु कहीं ना कहीं पे इथिक्स जो है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और हमें पूरे देश में मेरे ख्याल में एक जो सबसे बड़ा कैंपेन चलाना चाहिए बजाय बाकी किसी चीज के, वो है कि इथिकल वैल्यूज क्या है। हमारी इथिकल वैल्यूज जो मेरे ख्याल 50s में थी वो 60s में नहीं थी, जो 60s में थी वो 70s में नहीं थी, जो 70s में थी वो 80s में नहीं थी, जो 80s में थी वो आज नहीं है। बहुत फर्क पड़ा, पिछले 10-15 साल में बहुत फर्क पड़ा होगा वैल्यूज के अंदर। तो ये सब चीजों को जीएसटी में गड़बड़ हुई, इसमें किसी तरीके का संदेह नहीं। कुछ प्रोफेशनल भी उसमें पकड़े गए, इसमें भी किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। परंतु कई जगह ऐसे ऐसे प्रोफेशनल भी शायद पकड़े गए हैं जो लोगों से खबर आती है कि जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने किसी की रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति कहाँ पे है। भाई रजिस्ट्रेशन उसके करवाने आया, उसने रजिस्ट्रेशन करवा के चला गया,
उसके बाद उसका उससे कोई लेना देना नहीं, तो आप उसको दूसरे तरीके से पकड़िए। तो मेरे हिसाब से बजट में एक चीज और जो बहुत जरूरी है वो है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस की। और सिंप्लीफिकेशन चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट टैक्सेस का हो, कस्टम ड्यूटीज का हो, किसी का भी हो, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं राजकुमार मल्होत्रा जी की एक बात से जरूर बात करना चाहूंगा। उन्होंने टर्नओवर टैक्स की बात की है। डेफिनेटली टर्नओवर टैक्स कैन बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। मैं ये कहता हूँ अगर आप, बल्कि ये करिए कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बियॉन्ड ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट, बैंक से भी विड्रॉ करते हैं, खर्चा करते हैं, उस पर सोचिए कि आपने क्या करना। लोगों ने अल्टीमेटली नंबर 2 कहां पे जनरेट होता है, ब्लैक मनी कहां जनरेट होती है? ब्लैक मनी जनरेट होती है जब आप कैश की ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप कैश की ट्रांजैक्शंस को रोकना चाहते हैं, रोकिए, और उस पर अगर किसी तरीके का टैक्स लगाना चाहते हैं कैश की ट्रांजैक्शंस के ऊपर तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इससे पिछले पूरे डीमोनेटाइजेशन के बाद एक बात तो बड़ी अच्छी हुई, और ये कोविड पीरियड में और अच्छी हुई कि लोग सबके सब डिजिटल पे आ गए। Most of the payments are either through the Paytm or through other apps or through the credit cards. If you really ask me, my own habits might have undergone a change. तो ये सब चीजें अपने आप में जरूरी है। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो अमेजोन का हो या किसी और का हो, उसको सोचिए कि आपने किस तरीके से टैक्स करना है, क्योंकि वो कई चीजों का टैक्स नहीं दे रहे हैं इस वक्त। तो ये सब चीजों के ऊपर सरकार सोचेगी भी, करेगी भी। अगर आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, ये रुक नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि सरकार को नए तरीके खोजने ही पड़ेंगे कि पैसा कहां से रेज करना है। अमरजीत सर, अभी थोड़ी देर पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बजट जो भाजपा सरकार का स्लोगन है पुराना, सबका साथ सबका विकास और सबकी अपेक्षा को पूरा करने वाला होगा। इसके साथ उन्होंने एक बात कही है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। अब अगर इन बयानों को हम कुछ संकेत के तौर पे मान लें तो आपको इससे क्या इम्प्लीकेशन इस बयान के दिख रहे हैं? राजकुमार सर, सॉरी अमरजीत सर। मेरा अपना मानना यह है प्रभाष जी, इसमें एक तो मुझे ये लग रहा है कि बैंकिंग में कहीं ना कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट आएगी, मेरा अपना मानना यह है। दूसरा मुझे ये लगता है कि एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर तो एक ही तो सेक्टर ग्रो किया पिछले साल में 3.4% के ऊपर, बाकी सेक्टर तो सब नेगेटिव था। उसको आप किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, परंतु बहुत जरूरी है। राजकुमार जी ने बार बार एक बात कही है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मार नहीं पड़ी? आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, आपका अम्यूजमेंट सेक्टर हो, आपका कोई सेक्टर हो, आपका ऑटो सेक्टर हो, सब सेक्टर्स में आपको मार पड़ी है। उन सेक्टर्स को आप बढ़ावा देंगे। और मैं एक बात फिर कह सकता हूँ, इसमें लार्ज इंडस्ट्री आपकी काम नहीं आएगी, इसमें काम आएगी आपकी एमएसएमई, जो राजकुमार जी ने शुरू में की। अगर आप एमएसएमई को सब्सिडाइज कर सकते हैं, उनको लोन दिलवा सकते हैं, उनको मॉरेटोरियम ग्रांट दिलवा सकते हैं, उनको पावर चीप दे सकते हैं, उनको वाटर चीप दे सकते हैं, उनको लेबर एम्प्लॉयमेंट पे किसी तरीके का टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें। सीधी सी बात ये है। ये जो हिंट है ये है कि भाई आप एलोकेशंस कर देंगे पैसे की कि इस सेक्टर में हमने इतना और दे दिया, इस सेक्टर में और दे दिया। हमें इस वक्त जरूरत ये है कि ये जो मेरा बेसिक सेक्टर है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का भी 49% मेरा आज भी एमएसएमई से जाता है, अगर वो 49% को मैं बढ़ावा दे पाऊं, उनको मैं आत्मनिर्भर बना पाऊं, इससे ज्यादा जरूरी काम और कुछ नहीं। क्योंकि जितनी एमएसएमई है वो लेबर इंटेंसिव है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव है। सर 10:54 हो गए हैं और 6-7 मिनट में निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करना शुरू कर देंगी लोकसभा में। मैं 2-2 मिनट में आप तीनों विशेषज्ञ से जानना चाहूंगा कि 5 जो बड़ी चीजें हैं, उसके बाद बजट के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे सर। 5 बड़ी चीजें इस बजट में आप सबके हिसाब से 5 बड़ी चीजें क्या होनी चाहिए? तारेश सर आपसे शुरू करते हैं। जी मैं कहूँगा सबसे पहले तो है इनकम टैक्स। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, इसलिए मैं उसी के नजर से बात करूंगा। नंबर 1 है फाइनेंशियल इनकम टैक्स, तो उसमें जो भी रिलीफ दिए जाए वो अच्छा होगा। नंबर 2 है जीएसटी रिलीफ, वो जहां पर भी दिया जाए वो स्मॉल और मीडियम
बिजनेसमैन, एंटरप्राइज, आम आदमी को भी उसमें रिलीफ मिलेगा। नंबर 3 मैं कहूंगा कि अगर कोई टैक्स फ्री जोन है जिसमें आम आदमी या कोई बिजनेसमैन सर्विस क्लास भी अगर स्टार्ट करे बिजनेस तो उसको कुछ टैक्स रिलीफ मिले। नंबर 4 है कैपिटल गेन्स। मेरी नजर से जो इक्विटी का 1 लाख की लिमिट है अगर उसको बढ़ाया जाए, ऊपर ले जाया जाए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स लोगों की बढ़ेंगी और टैक्स जो है लिमिट ऊपर जाने से सरकार के पास भी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा आएंगी। नंबर 4 है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि जब इकोनॉमी नीचे जा रही थी और सेंसेक्स ऊपर जा रहा था, और अगले 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में अगर इकोनॉमिक सर्वे और सरकार कह रही है 11% का इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो किस तरह से बढ़ेगी वो सबकी नजर उसके ऊपर है कि आज बजट में जो पेश किया जाएगा वो सबसे ज्यादा लोगों की उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये पिछले आधे घंटे में आप देखिए सेंसेक्स 400 पॉइंट जब हमने बात शुरू की अब 500 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है। तो जो मैं कह रहा हूँ उम्मीद बढ़ती जा रही है जैसे जैसे बजट का टाइम पास आ रहा है, लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि और क्या होगा, बिकॉज सबकी जो नजर है वो इस साल के बजट पे है कि मेरे को रिलीफ क्या मिलेगा, मेरे को सरकार क्या नया पेशकश करेगी, मेरे को फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी झेल चुका हूँ आम आदमी होके, तो मेरे को झेले हुए टाइम से रिलीफ क्या मिलेगा। इस टाइम पे नया टैक्स नहीं लगे, कोई नया सेस नहीं आए और मेरे को टैक्स रिलीफ मिले, मेरे को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान है एज कॉमन लेमैन। जी मैं दर्शकों को बता दूं कि कैबिनेट ने वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। तारेश जी, आप एक बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए उससे बढ़ाना चाहिए। बहुत जगह से मांग आ रही है कि उसको बढ़ाकर 2 लाख करना चाहिए। आप को क्या लगता है कि, लेकिन एक होता है डिमांड, एक होता है कि रीजनेबल क्या हो सकता है। तो सरकार के पास जो परिस्थिति है उसमें कितना सरकार कर सकती है, अगर कर पाई तो आपको क्या लगता है तारे जी? देखिए, मैं तो 20 साल से इक्विटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट्स को देख रहा हूँ एज फाइनेंशियल प्लानर। तो मेरे तजुर्बे में यही रहा है कि पिछले 2008-9-10 के बाद से लेके 2018 तक 19 तक लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी है। खास करके आप देखिए 2015 से लेके 2019 तक, ये जो 5 साल रहे हैं पीछे के, इसमें इक्विटी जो है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डबल इन्वेस्टमेंट हो गई है। अगर वो 10, 11, 12 लाख थी, वो 25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये जो अमाउंट बढ़ा है ये इसलिए बढ़ा है कि इक्विटी में मुझे जो भी रिलीफ मिलता था अभी तक वो मेरा टैक्स फ्री होता था, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो मैं तो आज ये कहूंगा कि वो जो 1 लाख लगाया था वो वित्त मंत्री हटा दें। 2 लाख तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर 1 लाख नहीं हटाया तो हटा दें। मैं कह रहा हूं वो जो 1 लाख की लिमिट है टैक्स फ्री, आप जब भी चाहें, लॉन्ग टर्म में कोई कैपिटल गेन्स नहीं है, इसको कम से कम 1 साल के लिए हटा दिया जाए। जी अमरजीत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब बस 4 मिनट बचे हैं कि सरकार का टॉप 5 अनाउंसमेंट क्या हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज में फिर जो शुरू में मैंने कहा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और अगर हम बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करें, खत्म तो नहीं होगी पर उसको अगर कम करने की कोशिश करें, उसके लिए मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मुझे बैंकिंग को डेफिनेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं बैड लोन बैंक लेके आऊं या मैं बैंक्स को जो अंडर कैपिटलाइज्ड है उनकी कैपिटलाइजेशन पूरी करूं, वो बहुत जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मुझे पूरा योग देना पड़ेगा। बेसिकली उनको वापस उभारने के लिए मुझे पूरा योगदान करना पड़ेगा सरकार को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सीनियर सिटीजन्स की हमने आज बात नहीं की। सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा पिसा हुआ व्यक्ति है, सच्ची बात यह है। जो उसकी लाइफ टाइम की सेविंग है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट देखिए क्या आज की डेट में 5%, 5.5%। कहीं ना कहीं पे हमें सीनियर सिटीजन को इंश्योर करना चाहिए कि आपको 7.5% की तो कम से कम इनकम होगी। गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करना चाहती है, बैंक्स को करे ना, जो भी इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को देना दे। सीनियर सिटीजन के रिटर्न बैंक से कम या पीपीएफ वगैरह से किसी भी सूरत में 7.5% से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास और कोई चारा नहीं है किसी भी सूरत में। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि जो मेरा पब्लिक सेक्टर्स का डिसइन्वेस्टमेंट है उसको मैं अगर ठीक ढंग से कर पाऊं, राजकुमार जी ने भी बात कही थी, जो मेरा इवन सरप्लस लैंड है, रेलवे के पास बहुत सारा सरप्लस लैंड होगा, डिफेंस के पास बहुत सारा सरप्लस
नहीं होगा। अगर मैं उसको बेच के वो पैसे कर पाऊं, और जो मेरे अच्छे बैड पब्लिक सेक्टर है, अच्छों को डिसइन्वेस्ट करना तो अलग बात है, जो बैड वाले हैं अगर उनके लैंड और बिल्डिंग वगैरह बेच के मुझे कुछ मिलता हो तो पहले मुझे उनको वसूल पाना चाहिए। ये एक खबर अभी आ रही है सर कि एनबीएफसी सेक्टर की जो शेयर्स हैं उसमें रैली देखने को मिल रही है, तो इसकी क्या वजह देखते हैं सर अमरजीत सर आप? मैं बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर पिछले सालों में डूबा है। दीवान हाउसिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। खैर वो तो एक फ्रॉड है, परंतु अगर आपने एनबीएफसी को बढ़ावा नहीं दिया, जो कि एक अल्टरनेट सोर्स है बैंक लैंडिंग की, बेसिकली अगर बैंक लैंड नहीं करता तो एनबीएफसी लैंड करते हैं आपको, तो आप अगर उनको सब्सिडाइज करने की बात करते हैं किसी तरीके से, तो शायद आपका ऑटो सेक्टर भी बढ़ जाएगा, आपके बाकी सेक्टर्स भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर बढ़ता है, अगर आपका होम सेक्टर बढ़ता है, तो आपके स्टील और सीमेंट की डिमांड भी साथ साथ बढ़ती है, आपकी लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी उसमें बढ़ती है। तो मेरे हिसाब में एनबीएफसी के सेक्टर में रैली आ रही है और एनबीएफसी अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। एक अभी खबर भी आ रही है कि पावर सेक्टर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शायद सरकार ने, मतलब अभी अपुष्ट खबर है, सब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो, लेकिन बजट से पहले कई बार कुछ हिंट्स आ जाती हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं जल्दी से अब आपके पास जाऊंगा सर राजकुमार सर, कि आपकी क्या 5 एक्सपेक्टेशन है? लोकसभा का सेशन शुरू हो चुका है, 2 मिनट में आप समाप्त कर दीजिए। हाँ, आपने 5 पॉइंट्स की बात करी थी। सबसे पहला, सरकार का यहीं से शुरुआत करे कि वो फंड्स कहाँ से जनरेट करे। फंड्स जनरेट होंगे तभी अगला कदम उठ सकता है। फंड्स नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फंड जनरेट करने का क्या वो सोर्स नया लाती है, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद में सरकार को एमएसएमई के लिए, जैसे चोपड़ा जी ने बोला, ही आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है ये सामने आएगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ानी है। अगर इस बार सरकार सेटलमेंट वाला जो इशू है, सबका विश्वास वाली बात को भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी सेक्टर्स में लेके जाएगी, चाहे कस्टम है, एक्साइज है, इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स है, इसमें भी लेके जाएगी, तो उसके अंदर सरकार को लगा है कि इससे पब्लिक का विश्वास सरकार पे बढ़ेगा। और आखिर में डिमांड कैसे क्रिएट हो, और प्रायोरिटी में वो फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाएगी ताकि जो इस समय थोड़ी सी डिस्टरबेंस है उसको कहीं वो शांत कर सके, उनको अपने फेवर में ला सके। तो मैं समझता हूँ यही चीजें हैं जो अभी आपके और हमारे सामने आनी चाहिए। यही मेरा व्यू है कि इस टाइम ऐसा होने जा रहा होगा। थैंक यू जी। राजकुमार जी, तारेश जी, अमरजीत सर, आप सबका शुक्रिया। बजट पूर्व विश्लेषण में आप हमारे साथ शामिल हुए। अब निर्मला सीतारमन जी शुरू कर चुकी हैं लोकसभा में अपना भाषण, हम उनको सुनते हैं, फिर बजट के बाद हम विश्लेषण करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किन घोषणाओं का उनके लिए क्या मतलब है, ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या उसके मायने हैं। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। बजट के बाद हम एक बार फिर जुड़ेंगे जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। 80 million funds and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen, and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, the public, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries.
In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence,
60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan 3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions,
strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches, and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs. Operationalization of 17 new public health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings. Setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals. And setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with a million plus population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year, 21-22.
I'm committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InvITs and REITs, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization.
Monetizing operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. A next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, Airports Authority of India airports in tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs, or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific mechanisms to nudge states to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu
at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030, bringing down the logistic costs for an industry is at the core of a strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as they refer to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKMs. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network
and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I'm providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Urban infrastructure. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate, and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth, and enhance ease of mobility for urban residents. A total of 702 kilometers of conventional metro is operational, and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. Two new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience, and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores and 2,092 crores respectively. Power infrastructure. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution companies. I read that sentence again. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, result-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister
while speaking at the third Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, shipping, and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. A scheme for promoting flagging of merchant ships in India will be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities markets code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. To instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent
to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited, an asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, while continuing to protect the interest of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offenses under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honorable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing the threshold for paid-up capital from not exceeding 50 lakh to not exceeding 2 crores and turnover from
not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened, e-court system shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. During the coming fiscal, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I'm happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSCs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSCs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession, or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick
or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. Government financial reforms. Under the Treasury single account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives, I propose to set up a separate administrative structure for them. So the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further, in 2020-21,
In 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in, I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase from 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitwa scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme, that is presently applicable to only tomatoes, onions, and potatoes, will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with the e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries. I'm proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors
and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. I'm happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit, and food schemes for all migrant workers. We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes. For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes and also women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's BE. Honorable Speaker, sir, I now go to the 4th pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states. Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. Many of our cities have various institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities,
We will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-metric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment, and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative training intertraining program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques, and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission
with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the sixth pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebrations. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs, 30.42 now within the year, going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores
as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year, we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of the ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided, subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24, as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3 3b
of the FRBM Act, which I'm laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the center. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22, as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, eatalum, kattalum, katta vaguttalum, nalla valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns.
paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you ask me. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation, which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-80. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide the advance
that I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax efficient zero coupon bonds. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by one more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in part A of the speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc., already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc., will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds,
and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by one more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by one more year till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals. GST. Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GST and system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and artificial intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and subparts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel.
MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I'm also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I'm reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber, and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports. Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builderwares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake, and animal feed additives. There's an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I'm applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items.
rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1. Sorry, I don't have it. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी. Sir, I wish to आगे स्क्रीन पर इसको बोलना नहीं, अगर बात करोगे तो बात हो जाएगी. मनोज, बिल्कुल शोर नहीं आया. check. नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। निर्मला सीतारमन 2000 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश कर चुकी हैं और उसमें कई सारी घोषणाएं हुई हैं, जैसे 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। मिशन पोषण शुरू होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट मिलेगी। 35,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की गई है। तो जैसा हम लोग कह रहे थे कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए होगा, हेल्थ पर खर्च बढ़ेगा। किसान क्रेडिट लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो पर ये उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर बजट है और जैसा कि आशंका थी कि डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स के मोर्चे पर आपको बहुत राहत नहीं मिल सकती है, वैसे ही हुआ। हम अपने गेस्ट राजकुमार मल्होत्रा जी, नरेश भाटिया जी और अमरजीत चोपड़ा जी से समझने की कोशिश करेंगे कि बजट में किन घोषणाओं का क्या मतलब है। अमरजीत चोपड़ा जी, निर्मला सीतारमन के बजट भाषण पर आपकी त्वरित टिप्पणी चाहिए। देखिए, जो मैंने सुबह भी कहा था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, मिलेगा क्या ये पता नहीं, क्योंकि उनके पास होना भी तो चाहिए देने के लिए। जी। तो देखिए, टैक्सेस में तो कुछ मिला नहीं, सिवा प्रोसीजरल पार्ट के और कुछ नहीं है। हम एटीसी की बात कर रहे थे, बाकी चीजों की बात कर रहे थे, कुछ आया नहीं है। मैंने सुबह भी इस बात पे बात की थी। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी की उन्होंने टैक्स के अंदर कि जो रीओपनिंग का पीरियड था उसको घटा दिया, कर दिया।
उससे बहुत लोगों की जो हैरेसमेंट है वो रुकेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे जो एक डिसअपॉइंटमेंट और हुई है कि बेसिकली उसमें बैंकिंग के अंदर उन्होंने सिर्फ रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपया रखा है। 20,000 करोड़ रुपया तो इट्स अ पीनट। आज की स्थिति में बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोई मायने नहीं है, अगर आप सही मानों में पूछें। बाकी उन्होंने कुछ और घोषणाएं की हैं, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट देम आल्सो। पर मेरा अपना मानना ये है कि उन्होंने फिर डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो ये कहा है कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी डिसइन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए अलग चलाएंगे। वो कौन से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये अभी तो पता नहीं कौन से होंगे। और एलआईसी का पब्लिक इशू की मैंने सुबह बात की थी कि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट आ सकता है किसी सूरत में, तो वो लेके आए। सरप्लस लैंड की बात मैंने भी की थी, राजकुमार जी ने भी की थी, तो वो सरप्लस लैंड की भी बात उन्होंने इसमें डेफिनेटली की। तो मैंने अपने हिसाब से कंपनी मैटर में मैंने कहा था कंपनी मैटर में कुछ ना कुछ आएगा। कंपनी मैटर में उन्होंने एलएलपी का डिक्रिमिनलाइजेशन जो प्रोविजंस थे वो हो चुके थे ऑलरेडी, दैट शी हैज अनाउंस्ड। उसके अलावा जो अच्छी चीज उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर की है ये जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी उसको बदल दिया, उसमें पेड अप कैपिटल को भी काफी बढ़ावा दे दिया और बढ़ा दिया, टर्नओवर को भी काफी बढ़ा दिया। और उससे ज्यादा जरूरत थी ओपीसी में 1% कंपनी में, उसमें उन्होंने टर्नओवर पे अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। इससे क्या है कि स्टार्टअप्स जो हैं उसमें काफी बेनिफिट होने वाला है स्टार्टअप्स को। और कंप्लायंसेस में उन्होंने एक बात सीनियर सिटीजन के लिए किया, वो भी सीनियर सिटीजन 75 साल के ऊपर। If one is able to survive beyond 75 years and is living only on pension and interest, अगर रेंटल इनकम भी है तो भी आप उसमें कवर्ड नहीं है बेसिकली। तो उस केस में आपके पास ये छूट है कि आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, पर वो ये कहा गया कि जो बैंक है वो तो इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेंगे, तो वो कोई बहुत लंबा चौड़ा रिलीफ नहीं है अगर आप मानों में मुझे पूछे। तो मैं समझता हूँ ऑन दी होल शेयर मार्केट बूम कर रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं है, हालांकि एक पर्टिकुलर स्टेज पे बहुत ऊपर थी फिर नीचे आई, परंतु इंडस्ट्री के लिए कहीं पे शायद कुछ हो जो फाइन प्रिंट में आपको मिल जाए। टैक्सेस में तो कुछ हुआ नहीं सिवाय अफोर्डेबल हाउसिंग की, हमने बार बार बात की। और जीएसटी रेट्स तो बढ़े ही हैं, जीएसटी की एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई है, और कस्टम ड्यूटीज में भी कोई खास रिलीफ कहीं पे है नहीं। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द टाइम्स टू कम। बाकी एज वी मूव ऑन वी विल डिस्कस सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स। श्योर अमरजीत जी। तारेश जी, आप एज ए टैक्स प्लानर आप जरूर निराश होंगे इस बजट से, क्योंकि पर्सनल टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस के मुद्दे पे बहुत कुछ नहीं हुआ। एक बहुत कंफ्यूजन लोगों को देख रहा था मैं, हालांकि हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपके जरिए कि 75 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, उनको उनका टैक्स नहीं कटेगा या उनको सिर्फ रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। यस, आप सही कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन जो 75 से ऊपर हैं उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल खुद नहीं करनी है, नंबर 1। अगर उनकी इनकम जो कि इंटरेस्ट और पेंशन से है, नंबर 3 उनकी रिटर्न बैंक को फाइल करनी है। तो ये नहीं है कि रिटर्न फाइल ही नहीं होगी उस पर्सन की, उसकी बैंक फाइल करेगा। तो ये बैंक की जिम्मेवारी आ गई है क्लियरली अभी तक जी। हाँ, तो तारेश जी, इस केस में जो एक सुपर सीनियर सिटीजन का जो टैक्स स्लैब था 80 प्लस उससे ऊपर वाला, तो वो अब सिर्फ 75 से 80 रह जाएगा। नहीं, वो टैक्स स्लैब है, यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न फाइल करने की। हाँ, रिटर्न फाइल करने की। तो मतलब जिनके रेंटल इनकम होंगे या जिनके अदर इनकम होंगे पेंशन और बैंक इंटरेस्ट के अलावा, हाँ, उनको फाइल करनी होगी। यस जी। हाँ, हम थोड़ा सा दर्शकों को समझाने के लिए उस पर बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे कि किनको फाइल करना पड़ेगा, किनको नहीं फाइल करना पड़ेगा। ठीक है तारेश जी? जिनकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कहीं से है, वो 75 से प्लस हैं, उनको फाइल करनी है रिटर्न।
जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है, क्योंकि वो नॉर्मली बैंक के थ्रू रूट होती है, उनको रिटर्न फाइल स्वयं नहीं करनी है, उनकी रिटर्न बैंक फाइल करेगा। उनको एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, उनको एग्जेम्पशन ये दी गई है कि उनको खुद रिटर्न नहीं फाइल करनी। जी तारेश जी, थैंक यू। आप मतलब आपने कंफ्यूजन को थोड़ा क्लेरिफाई किया। राजकुमार जी, एज ए बिजनेसमैन आप इस बजट को कैसे आंकते हैं? प्रकाश जी, देखिए, मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई है कि सरकार इतनी मुश्किल में, उसको एक एक, अगर एक वर्ड होता है, एक एक पैसे की जरूरत है, उसने कोई बोझ नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है। पर राहत भी नहीं दी, कोई राहत भी नहीं दी। नहीं, इस समय एक खुद जिसके पास में अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर कम से कम उन्होंने हमारे से छीना तो नहीं। ये बिजनेसमैन के लिए मैं तो इसको एज ए पर्सनल राहत ही मानता हूं। सरकार का इस टाइम मजबूरी थी कि उनके पास में फंड्स हो। सिर्फ एक ये चीज अच्छा रहा है कि कुछ स्लैब नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, यही राहत है। अगर इस टाइम सरकार को बढ़ाने वाला ही नजर आ रहा था, मैं चोपड़ा जी की बात से बहुत सहमत हूं कि हमने उससे पहले जो डिस्कस करा वो तकरीबन उसी बेसलाइन पे ही ये बजट आया, क्योंकि प्रैक्टिकल यही हो सकता था। सरकार फंड्स कहां से लाती? वही अनयूज लैंड से जो सिक यूनिट्स है उनको बेच के, ये इन्होंने वही चीज ही लाई जो हम 1 घंटा पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है। वही फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, करना भी चाहिए। और ये मैं इनकी बात से फिर अगेन ये कह रहा हूं, चोपड़ा जी ने कहा कि ये अब आगे फाइन प्रिंट में पता लगेगा कि इंडस्ट्री को कितना फायदा हो रहा है, पर एमएसएमई के लिए क्या होने जा रहा है ये समय बताएगा। पर सरकार ने कोशिश करी है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर कोई ड्यूटी बढ़ाई है, और कुछ के ऊपर जो हमें मेटल के ऊपर उन्होंने ड्यूटी घटाई है, टेक्सटाइल के ऊपर ड्यूटी घटाई है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला ही पॉइंट हमारा और चोपड़ा जी का कवर होता है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को करनी। वही 5 पॉइंट है जो सरकार हम सोच रहे थे, वो उसी लाइन पे आए हुए हैं। अब व्हीकल स्क्रैपिंग भी एक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का ही सिस्टम है। अगर ऑटो सेक्टर को इससे प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा, चोपड़ा जी आप बात ठीक यही है ना, आपने भी तो बिल्कुल ठीक है सर। राजकुमार जी पॉलिसी लाते हैं तो ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर बढ़ेगा तो ऑटो सेक्टर के साथ में सारे सेक्टर मेरे ख्याल सैकड़ों जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सरकार जिस रास्ते पे चली है, अब NHIA या हाईवे, उसके ऊपर जो FDI है, क्या उन्होंने 49 से 74 शायद राजकुमार जी, लाइट चली गई। राजकुमार जी से शायद हमारा कनेक्शन कट गया। अमरजीत सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए हम 1 साल और एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा रहे हैं। उसके फाइन डिटेल्स आप अगर हम कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। फाइन डिटेल तो पढ़ने पे पता लगेंगे, पर मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले साल उन्होंने ये कहा था कि इस साल तक हमने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बेनिफिट को दिया है, परंतु अब उन्होंने ये कहा कि हमने 1 साल उसको और एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें जो भी रियल एस्टेट वाले अफोर्डेबल हाउसिंग में हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। उन कंपनीज को बेनिफिट होने वाला, क्योंकि अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम में जाके लेता हूं तो मुझे उसका टैक्स का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू डू दैट। और दूसरी बात मैं आपसे जो एक कहना चाह रहा था इसमें कि जो अच्छी चीजें और हुई हैं, मैं राजकुमार जी की बात से सहमत हूं कि जो स्क्रैपिंग स्कीम आई बेसिकली व्हीकल्स की, जी अगर हमारे यहाँ स्क्रैपिंग शुरू होगी तो नेचुरली फिर कार्स की सेल भी शुरू होगी, कहीं ना कहीं पर नई कार्स की ज्यादा सेल शुरू होगी। और ये बड़ी सीधी सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि इन कार्स को हम आउटडेटेड कर रहे हैं और नई कार्स को हम लाना चाहते हैं, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी तो आनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल आप वो कार्स को डंप कहाँ पे करते एंड हाउ यू वुड हैव डन इट। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी फेयर मूव, और इससे सभी चीजों को बढ़ावा मिलने वाला। और अगर मैं ओवरऑल बजट को देखूं
तो एक चीज मुझे जरूर नजर आ रही है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है, रेलवेज के ऊपर जोर है। उस जोर के चलते हुए शायद एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो सकता है। शिपिंग के ऊपर खासतौर पे उन्होंने जैसे कुछ मेजर्स लिए हैं और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट एक ही झटके में शायद कहीं पे 1.5 लाख के करीब बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उन्होंने अपने मन में रखा है। ये एक अच्छी बात मुझे इसमें नजर आ रही है। और एक बात जो बजट में आई है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए टैक्स हॉलिडे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। हाँ सर, उस पर कुछ बताएंगे आप? जस्ट वही बात है जो पिछले साल उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि आपका स्टार्टअप अगर आपने शुरू किया है इस पर्टिकुलर पीरियड में तो आपका टैक्स रिलीफ इस पर्टिकुलर पीरियड तक चलेगा। वो पीरियड उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो आई थिंक दिस इज वेरी फेयर एनफ, क्योंकि कोविड का जो पीरियड है वो तो आपका निकल ही गया ना। कोविड में आप कुछ कर नहीं पाए हैं। अगर आप कोविड में कर नहीं पाए थे और अगर आपने अब शुरू किया उसको दोबारा से आपकी एफर्ट शुरू हुई है तो उन्होंने वो 1 साल का बेनिफिट आपको और दिया। तो उसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल फेयर चांस दिया है हर व्यक्ति को। तो वहां तक तो बिल्कुल जायज है, उसमें किसी तरीके की कोई संदेह नहीं। माई डिसअपॉइंटमेंट इज, और मैं उसको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं मानता, सच्ची बात यह, क्योंकि मैंने शुरू में ही सुबह कहा था कि उनके पास शायद डायरेक्ट टैक्स में देने के लिए कुछ है नहीं। परंतु जीएसटी में मैं जरूर तारिश भाटिया जी से और अगर राजकुमार जी दोबारा जुड़ते हैं तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कई मुद्दों में कई जगह पे उन्होंने जीएसटी के रेट बढ़ाए हैं। जीएसटी के रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, पर जहां पे फाइनल कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाएगा वहां पे तो वो जीएसटी विल बिकम कॉस्ट इन्फ्लेशनरी बेसिकली। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बर्डन किसी ना किसी को तो बियर करना ही है एट द लास्ट स्टेज। तो वो क्या होगा या नहीं होगा वो मैं डेफिनेटली कमेंट, क्योंकि राजकुमार जी बिजनेसमैन है और तारिश जी जो है वो फाइनेंशियल प्लानर है। कहीं ना कहीं पे जीएसटी के रेट्स बढ़ने से और एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे उन्होंने ये कह के छोड़ दिया बड़ी जल्दी कि सेस हम लगा रहे हैं पर ये देखेंगे कि उसका बर्डन लोगों पे नहीं जाए, और वो सेस कितना है और कैसा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। राजकुमार जी, आप बीच में कट गए थे। अमरजीत सर ने जो सवाल उठाया है कि जीएसटी जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? लग रहा है राजकुमार जी के कनेक्शन में अभी भी प्रॉब्लम है। तारेश सर, यही सवाल मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं जो अमरजीत सर का सवाल था। जी, क्या सवाल है? अमरजीत सर ने कहा कि जीएसटी, ये कहा भाटिया साहब के कई आइटम्स के ऊपर जीएसटी का रेट बढ़ा है और काफी आइटम्स के ऊपर बढ़ा, कस्टम ड्यूटीज में भी कुछ हुआ है। जब जीएसटी, जब तक तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता रहूंगा ठीक है, परंतु फाइनल प्रोडक्ट पे तो फिर मुझे ऐड करके ही देना कंज्यूमर को। अगर मैं वो ऐड करके दूंगा कभी और जो फाइनल कंज्यूमर है अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है तो विल इट बिकम इन्फ्लेशनरी और नॉट? दैट्स माय क्वेश्चन, प्रिसाइज क्वेश्चन। यस, इट विल बिकम, हाँ वो आम आदमी पे असर पड़ेगा फाइनली, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इनपुट नहीं ले पाएगा तो नेचुरली उसकी जेब से ज़्यादा जाएगा और वो ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं ले पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही छोटी लिमिट तक रह जाता है। मैं भी एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो बहुत ही मेरे जैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इनपुट बेनिफिट आउटपुट उसका लेते हैं जीएसटी का। तो आम आदमी के लिए वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीएसटी कुछ चीज़ों में बढ़ गया है। मैंने अभी पूरी तरीके से देखा नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर चलें तो जहां पे पहले कुछ एग्जाम्पशंस थी इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल इंडस्ट्रीज को, वो एग्जाम्पशंस विड्रॉ किए हैं और निल से 2.5 का टैक्स भी आया है। तो उनमें क्या असर आएगा? आई थिंक दोज आर द पॉइंट्स व्हिच विल बी क्लियर ओनली इन द फाइनल प्रिंट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसके बिना देखे तो कुछ होगा नहीं। और गोल्ड एंड सिल्वर में उन्होंने एक सिल्वर लाइनिंग में ये कह दूं दी है कि भाई पिछले साल हमने इसको 10% से 12.5% किया था, परंतु गोल्ड के रेट अब बहुत बढ़ चुके हैं, हम इन ड्यूटीज को रैशनलाइज करेंगे ताकि उसका वजन 12.5% ना रहे बेसिकली। तो क्या वो उसको 10% और 12% के बीच में लाएंगे? ये दीज आर द मैटर्स ऑफ डिटेल, क्योंकि आज के बजट में उन्होंने इस पे अनाउंसमेंट नहीं की,
ये जरूर किया कि हम ड्यूटी को रैशनलाइज करेंगे ताकि इसका वजन ज्यादा नहीं पड़े, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हैव जंप्ड अप। कस्टम्स ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे तो कम की गई है, तो उस पे तो बेहतर होगा ना आने वाले टाइम में। नहीं, वो बेटर होगा। मैं यही कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर पे जो हमने पिछले साल 10 से 12.5% किया था, वो अब हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़ गए। पर रैशनलाइज करके कितना करेंगे ये नहीं पता। ये मैं कह रहा हूँ इतनी सी बात। हाँ, मुझे लगता है हो सकता है कि वो जब बजट की कॉपी आएगी तो उसमें ज्यादा डिटेल में होगा, ज्यादा डिटेल होगी, क्योंकि 2 घंटा छोटा बजट, मतलब बजट पेश करते करते वित्त मंत्री को 2 घंटे लग गए, तो कहीं ना कहीं वो फाइन प्रिंट में होगा। तारे सर, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? एक चीज जो भी मुझे नजर आ रही है, 4 रुपए प्रति लीटर फार्मर सेस लगा दिया गया है। तो ये अगर खबर सही है तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 रुपए प्रति लीटर फार्मर सेस। इसको जरा वेरीफाई करें, बिकॉज दूसरे चैनल 4 रुपए प्रति लीटर फार्मर सेस ऑन डीजल और 2.5 रुपए प्रति लीटर ऑन पेट्रोल। 4% था सर, शायद 4% है वो। ओके, 4%। तो ये अगर थोड़ा 4% भी है तो सर वो काफी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो फर्क काफी आ जाएगा आम आदमी के ऊपर। अच्छा, इसको मैं वेरीफाई कराने की कोशिश करता हूं। तब तक एक बात मैं समझ में नहीं आ रहा कि आमतौर पर बजट के भाषण के दौरान मार्केट अप डाउन होता रहता है, और जैसे ही बजट का भाषण, पिछले 1 दशक में हमने देखा है कि बजट का भाषण खत्म होता है, मार्केट गिरना शुरू होता है। पर मार्केट अभी भी बढ़ रहा है, अभी 1500 पॉइंट मार्केट चढ़ चुका है। ये मार्केट किस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है सर? अगर आप दो लोग में से कोई समझा सके मुझे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर वाले तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का क्वेश्चन है नहीं। हाँ, 49% से आपने 74% कर दिया। और दूसरा ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स अगर आप देखेंगे, मैंने वो नोट करने की कोशिश की, कितने केसेस में प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हमने ये कहा कि नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स, गैस पाइप्स, बेसिकली गैस लाइंस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये भी हम बेसिकली लीजिंग पे या मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर को देने वाले हैं। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है ओवरऑल। अगर आप सही मानों में पूछें कि हम खेल के स्टेडियम भी दे देंगे, हम एयरपोर्ट्स भी दे देंगे, हम रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे देंगे, हम बाकी चीजें भी दे देंगे उनको। और ये प्राइवेट एक कम से कम एक हिंट है इंडस्ट्री को कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने बैंक्स का कह दिया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम प्राइवेटाइज करेंगे, LIC का हम IPO लेके आएंगे। तो ये जो एक हिंट है कि हम बजाय पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ा हिंट है बेसिकली। और मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री अगर मूव कर रही है तो वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर मूव कर रही है। जी 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 जी। राजकुमार जी आ गए हैं। राजकुमार सर, तारे सर, सॉरी माफ कीजिएगा, अमरजीत सर का एक सवाल था, जो GST बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आप किस पर देखते हैं और कितना देखते हैं? 47,949 रोल जो देखा गया है और इस बार जो GST की कलेक्शन है, उससे समझ में आता है कि या तो ट्रेड में, इंडस्ट्री में कुछ ग्रोथ आई और नेचुरली आई है कोविड के बाद में। अगर सरकार ने कुछ हिस्से के अगर शायद 5 सहूलियतें और बढ़ाई हैं रिटर्न की, और जो भी इसकी टेक्निकली पता लगेगा क्या क्या उसके से 5 पॉइंट थे, तो सरकार का एक बड़ा पॉजिटिव मूव है ये। क्योंकि हर बिजनेसमैन जो GST के में आया हुआ है, तो उसको इस समय इस चीज की समस्या आ रही थी कि उसको एक टेक्निकल हर वक्त चाहिए, तो चलाने के लिए जितना सिंपलीफिकेशन पे जाएंगे GST में, उतना GST कलेक्शन बढ़ेगा। GST का सिर्फ एक डर जो निकलता जा रहा है ट्रेडर्स और बिजनेसमैन और इंडस्ट्री से, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार की पूरी तरफ से इस बार भी कोशिश नजर आई है बजट में कि बिजनेसमैन के माइंड से डर निकले। GST कोई हवा नहीं है, बिजनेसमैन के फायदे के लिए है। हर ईमानदार बिजनेसमैन
एक ऐसा होता है अलग करना ही है। सरकार उस एक के लिए 99 को ना दोषी ठहराए, ना उसके ऊपर ऐसी चीजें लागू करे जिससे उसको उसकी रात की नींद और दिन का चैन खराब हो। इस तरफ सरकार बढ़ी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, पर अभी समझना जरूरी है कि ट्रेडर या इंसान क्या चाहता था, उसको क्या दिया गया है। तो ये तो जैसे सिर्फ की बात करी है, तो कुछ ना कुछ राहत नजर आ रही है और मैं समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव है। और मैं इस बजट को ऑन द होल एप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्होंने इतने मुश्किल समय में जो ये करने की कोशिश करी है हमारे आई रियली उसको अगर कहा जाए कि इसकी तारीफ चाहिए कि अच्छा बजट लाने की कोशिश करी उसके टाइम में। आई एम रियली अमरजीत सर, सीतारमन जब बजट भाषण कर रही थी तो उन्होंने एक बात कहा कि करीब 12 लाख करोड़ का FY 2020 में बोरोइंग होगा। मतलब ऐसे इस साल जबकि करीब 9% के आसपास आपका फिजिकल डेफिसिट है, तो इस कंडीशन में आप अगले वित्त वर्ष में फिजिकल डेफिसिट कहां जाता हुआ देख रहे हैं सर? उस पर कितना मतलब कंट्रोल कर एक बात पक्की है, देखिए 27 लाख करोड़ जो बजट आया उसमें ओवरऑल एलोकेशन आपकी 27 लाख करोड़ की है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और ये तो उन्होंने मान लिया कि इस साल ही मेरा जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो 9.5% है, ठीक है, रिवाइज वाला, और अगले साल उसको 6.7 के करीब देख रही हैं, तो 4% से तो ऊपर ही है, जो हम एक नॉर्मल प्रिंसिपल मानते हैं, थंब रूल मानते हैं कि 4% से नीचे हो या 4% हो तो कहीं पे कंट्रोल में है, तो वो कंट्रोल में नहीं है। और अगले साल भी वो 12,000 करोड़ की कह रहे हैं कि हमें शायद अभी भी बोरोइंग्स और करनी पड़ेंगी, इस साल हमें 80,000 करोड़ की बोरोइंग्स और करनी पड़ेंगी। परंतु वो जो रिलाई कर रही है, मेरे ख्याल में कुछ मूव्स जो है उसमें है एसेट मोनेटाइजेशन की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि विल क्रिएट ए डैशबोर्ड आल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, उसमें NHAI और PGCIL की उन्होंने बात की है। उन्होंने 5,000 करोड़ के वर्थ जो आपके हाईवेज हैं उसकी बात की है, डिमोनेटाइजेशन की। रेलवेज में बात की है, हर जगह उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की बात की है, लैंड की भी बात की है। और मेरे हिसाब से अगर इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा आता है तो वो कहीं ना कहीं यूज होगा। मैं ये समझता हूं कि आज की डेट में जो उनकी शायद प्रोजेक्शंस हो वो कुछ भी हो, क्योंकि वेरी फ्रेंकली डाटा से खेलना तो बहुत आसान है। अगर सही मानो में आप प्रभाष जी पूछें, इकोनॉमिक सर्वे में हमने कहा कि हमारी ग्रोथ अगले साल 11% होगी, वो 11% ऊपर होगी। 11% आफ्टर इकोनॉमी हैज कॉन्ट्रैक्टेड 7.7% उसके ऊपर होगी। अगर मैं दोनों साल की ग्रोथ लेके चलूं तो 2.5% ही बनती है, सच्ची बात ये है। तो वो डाटा के साथ तो आप कैसा भी खेल लें, मुझे ये 9.5% में या 6.75% में कोई दिक्कत नहीं है, till the time this spending is actually qualitative and can create employment. That's very important. अगर ये वाकई में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और प्रोडक्टिव सोर्सेज में जाता है तो ये इसको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, और मेरे ख्याल में 1.5-2 साल में इससे बाहर निकल आएंगे इस फिस्कल डेफिसिट से भी, क्योंकि कल का GST का कलेक्शन की फिगर 1,20,000 करोड़ है बेसिकली, विच इज अ वेरी वेरी गुड फिगर फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो GST की कलेक्शन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी सब कुछ बढ़ेगा, दिस इज बाउंड टू इम्प्रूव अंडर दो सर्कमस्टांसेस। और दो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी और की जो मैं आपको प्रेम्प्ट करके पहले बोल रहा हूं। एक तो उन्होंने जो मैंने सुबह बात कही थी कि शायद डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, उन्होंने डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर दी, उसमें 20,000 करोड़ रुपया दे दिया है और ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 5 लाख करोड़ रुपया इसके तहत लोगों को हम दे पाए। तो आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू द गुड ओल्ड डेज व्हेन देयर वर डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती थी और बैंक सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में चलते थे बेसिकली उस वक्त पे। और एक तो चीजें उन्होंने और बड़ी अच्छी की उसमें, इसके अंदर उन्होंने शिपिंग एंड वाटरवेज में 7 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं अंडर PPP, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो एक इंडिकेशन है पूरी इंडस्ट्री को कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली बैंकिंग के लिए भी एक आधी असाइन उन्होंने अनाउंसमेंट जो की है, मैं अभी थोड़ी देर में देख के आपको बता रहा हूँ। That is again a very good announcement for the banks. I'm not talking in terms of the recapitalization, क्योंकि recapitalization में तो
मैं समझ, हाँ वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, वो मोर और लेस बैड लोन बैंक की बात कर रहे हैं कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मदद करेंगी बैंक्स को टू क्लीन देयर बैलेंस शीट्स। ये लोन्स जो हैं ये टेक ओवर कर लेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके लिए फंडिंग करेगी सरकार बेसिकली, और इसका जो डिस्पोजल होगा बैड लोन्स का वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेंगी, और जो बैंक्स हैं वो अपना ज्यादा टाइम क्वालिटेटिव एसेट्स के ऊपर दे पाएंगे। आई थिंक बैंक्स का जो शेयर मूव कर रहे हैं वो इस अनाउंसमेंट की वजह से भी है। सर एक बात जो हमेशा होती है रेलवे को लेकर, अमरजीत सर आप ही से सवाल है, फिर मैं दूसरे गेस्टों के पास जाऊंगा। रेलवे को लेकर होता है, इस बार भी बात की गई है कि हमको 2030 तक रेलवे रेडी फॉर फ्यूचर प्लान करके करना है, पर रेलवे की समस्या हम सब जानते हैं, उसके पास जो वेज में इतना पैसा चला जाता है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या डेवलपमेंट काम के लिए, रेलवे से काम के लिए बजट बचता नहीं है। इस अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट से आपको उसमें क्या दिख रहा है कि कुछ ठोस होगा, या मतलब पिछले जो 50 साल से घोषणाएं होते रह रही हैं उसी की तर्ज पे है ये भी? देखिए उन्होंने इसमें ये बड़ा क्लियर किया है कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है वो 21 से लेकर 30 तक की है। तो आप अगले साल उनसे मत पूछिएगा कि क्या हुआ, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उन्होंने 10 साल का होराइजन रख दिया है, स्ट्रेटेजिक मूव है। कई जगह पे उन्होंने जो बात की है वो 5-5 साल की है, वो 1 साल की बात नहीं की है, जबकि बजट एनुअल है इफ यू आस्क मी। तो कई चीजों पे आप क्वेश्चंस उनको करेंगे तो 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके करेंगे। और दूसरी बात जो है मानने की, उन्होंने ये कहा कि रेलवे में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे 1,10,000 करोड़ का। अगर वो होता है जेन्युइनली तो रेलवेज आर बाउंड फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स की भी बात की है इसके अंदर। जी जी। तो एक बात अच्छी हुई कि रेलवेज की जो कुछ सब्सिडीज थी, जैसे आपकी कैटरिंग वाली है, इट इज डूइंग वेरी वेल। अभी उन्होंने IRFC का इशू लेके आए तो इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3.5 टाइम्स बेसिकली, और उसको लिस्ट भी हो गया वो शेयर। तो कुछ चीजें रेलवेज में अपने आप में अच्छी हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन द टाइम्स टू कम रेलवेज आर बाउंड टू इम्प्रूव। परंतु रेलवेज की अपनी कुछ और प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवेज में हम किराया बढ़ा नहीं सकते बहुत ज्यादा, और फ्रेट भी नहीं बढ़ा सकते। फ्रेट जिस वक्त भी बढ़ाएंगे तो वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा इन नेचर। तारेश सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि ये पिछले 10 साल का ये पहला बजट है जिसमें डायरेक्ट टैक्स पर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को, अगर मैं कई बार ये समस्या आती है कि जब कुछ भी नहीं होता है तो इन्वेस्टर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, जब आपके पास इन्वेस्टर्स टिप्स लेने के लिए आते होंगे या कुछ नए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जब कुछ भी नहीं है तो उस सिचुएशन को आप लोग कैसे डील कीजिएगा? दो चीजें हैं, अगर टैक्स नहीं बढ़ा है तो भी वो भी एक राहत है। जी जी जी। क्योंकि हर साल इफेक्टिवली टैक्स बढ़ता है, और उम्मीद यही थी कि 2% 4% कोई ऐसा कोविड सेस लगा दिया जाएगा जिससे कि हर आदमी को टैक्स के टाइम पे वो एडिशनल सेस पे करना पड़ेगा। तो ये नंबर 2 मैं मानता हूं कि रिलीफ है, जो मैं समझ रहा था कि ऐसी चीज कुछ आएगी। नंबर 3 जो एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन्स की अप टू 1 लाख रुपीज इक्विटी, मुझे क्लियर करना है, आई थिंक वो 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, तो वो भी एक रिलीफ की तरह ही है। वो 1 साल के लिए बढ़ाई गई है तो वो भी एक रिलीफ है। तो कुछ नया ना होना भी अच्छी बात है, जबकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अरे एक्सपेंडिचर बढ़ गया गवर्नमेंट का और वो टैक्स से ही लेंगे, तो ना लेना एक बहुत बड़ी रिलीफ है। जी श्योर, जब ऐसे संकट के दौर से हम लोग निकल रहे हैं। एक चीज पे और आपका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा सर, ये गवर्नमेंट ने मतलब डबल टैक्स, NRI के जो फॉरेन रिटायरमेंट फंड्स हैं उस पर डबल टैक्स से एलिमिनेट कर दिया डबल टैक्स को, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उन NRIs पर? जी आप सही कह रहे हैं, बिकॉज जो मैंने देखा बहुत सारे NRIs जो हमसे भी कंसल्टेंसी लेते हैं, वो उनका जैसे ब्रिटेन में है वहाँ टैक्स लग चुका है, US में है वहाँ टैक्स लग चुका है, और जब वो इंडिया आते हैं यहाँ पर अपनी पेंशन स्टार्ट करते हैं, टैक्स फ्री मनी जो उन्हें वहाँ से मिला है वो यहाँ पे दोबारा टैक्स के लिए सामने आता है। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। और कई बार कई बड़े NRIs होते हैं जिनके पास काफी बड़े अमाउंट्स होते हैं, वो इंडिया नहीं आना चाहते हैं इसी वजह से कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स बहुत बड़ा देना पड़ेगा दोबारा से। अगर वो सारी उम्र वहां पर देते रहे और यहाँ पर भी सारी उम्र पूरा टैक्स पे करते रहे तो उनके लिए एक तरह से डबल टैक्सेशन हो जाता है।
तो ये रिलीफ होगा। लेकिन इसमें अभी देखना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में दोबारा होती है, जो पेंशन फंड लाए हैं, जो भी इनकम लाए हैं, वो क्लियरली डिमार्केट होगा, बजट में फाइन प्रिंट होगा कि क्या अमाउंट वो ला रहे हैं वो टैक्स फ्री है, और क्या अमाउंट वो इन्वेस्ट करके उससे दोबारा इनकम जनरेट कर रहे हैं वो क्या टैक्सेबल होगा, वो टैक्स लिमिट उनकी एज ए इंडियन सिटीजन मानी जाएगी। तो वहां पर वो फर्क आ जाएगा मेरे ख्याल से। जी, वो तो तारिश जी, उसमें तो बड़ा क्लियर है कि जो पैसा वहां से लेके आएंगे और उसको अगर आप री इन्वेस्ट इंडिया में करेंगे तो उस पर जो इनकम होगी वो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो उस जी, पर जी, आप नहीं जी। बच वो तो नहीं आप लेकिन बच वहां सकते। से लाने के लिए, लाने के तो बाद लाने वाला तो ठीक है, लाने वाला आपका बिल्कुल व्यू ठीक है कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, जी, उसमें जो भी उन्होंने कहा लोअर है उसको मान लिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप पैसा हिंदुस्तान में लाएं और वो पैसे पे टैक्स भी ना दिया हुआ हो और उसके बाद हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करें तो उस पर तो जो इनकम होगी उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, उसमें बिल्कुल दैट यू बिल्कुल कैन सर, नॉट अवॉइड। राइट। वो लॉजिकल है, वो बिल्कुल फेयर है, इंडियन जी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, बाकी बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो पहले 5 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था अगर आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 90% से या उससे ऊपर थी, अब उन्होंने वो बढ़ा के 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी। पर दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में बिजनेस में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 90% डिजिटल हो नहीं सकती, सच्ची बात ही है। तो इसलिए ऑडिट की लिमिट आप बढ़ाते रहिए, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर लें, उससे कोई लंबा चौड़ा गेन होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री में 90% डिजिटल होता नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री में तो फिर भी हो जाता और उसका तो टैक्स ऑडिट होना ही होना, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी। जी, इसमें अट्रैक्शन तो होगी ना, स्मॉल वालों को अपनी डिजिटल पे जाने की अट्रैक्शन तो मिलती है इसके। हाँ, वो बिल्कुल होगी सर, उसमें कोई शक नहीं। देखिए ये तो सरकार का मूव बहुत बढ़िया है, और देख इसी कारण से ये डिजिटल की वजह से ये हुआ कि आपके, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ या जीएसटी की वजह से हुआ कि जो आपके पहले असेसिस 6.48 करोड़ थे, सॉरी 3.38 करोड़ थे, इस साल 6.48 करोड़ थे, विच इज अ वेरी वेरी लार्ज जंप, इट्स अ क्वांटम जंप बेसिकली इन द असेसिस। अगर एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि अगर आपके असेसेस इतने बढ़ गए तो आपकी कलेक्शन भी बड़ी होगी, कलेक्शन बढ़ती तो थोड़ा सा रिलीफ दे देते लोगों को, पर वो इस साल में नहीं मिल सकता। अगले सालों में अगर ये नंबर ऑफ असेसेस इतने ही बढ़े तो शायद रिलीफ मिल जाएगा। सरकार का मकसद ही ये 5 से 10 करोड़ करने का यही था कि लोग अट्रैक्ट होंगे कि वगैरह नहीं कराना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से उनकी डिजिटल पेमेंट्स पे, डिजिटल सेल पे ज्यादा जाएंगे। मैं तो इस बार जो ये देख रहा हूँ कि सरकार ने जो भी जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ऑप्शन दिया है कि आप अपना ग्राहक खुद चुन सकते हैं, प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं, या महिलाओं को ओवर टाइम या देर तक जो काम करना चाहें उनको अलाउ कर रहे हैं, मजदूरों का पोर्टल बना रहे हैं, तो और ऑल लेबर्स विल बी कवर्ड अंडर ईएसआई। ये सरकार का वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्री को एक बूस्टर देने का मकसद है, वो दे रहे हैं। और इसका लॉन्ग टर्म में कितना फायदा होने जा रहा है इसको समय ही बताएगा। पर जो सरकार की, जो फाइनेंस मंत्री हमारे ऑनरेबल हैं, उनका जो नियत है, इंटेंशन है, वो बहुत क्लियर है कि किसी तरीके ये कोविड के बाद जो पूरी इंडस्ट्री, आप किसी भी, आपने भी कहा था, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इस टाइम उस हालात में ना हो, उसको कुछ ना कुछ दवा दारू सरकार से ऐसी चाहिए कि वो दोबारा अपने पैरों पे आ सके। और वही बात सरकार ने अपनी तरफ से तो करने की पूरी कोशिश करी है, फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत जो ये उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी राहत, लोग कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, उन्होंने कोई खबर दी नहीं टैक्स को बढ़ाने के बारे में, तो यही अच्छी खबर है कि वो कोई उन्होंने बढ़ाया नहीं। जबकि हर व्यक्ति सोचा था इस सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, टैक्स बढ़ाने के फंड कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो मैं तो इसको रियली माय वर्ड आई विल अप्रिशिएट कि टैक्स नहीं बढ़ाना, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उल्टा कुछ देने की कोई, उन्होंने जो मेटल के ऊपर, कॉपर के ऊपर और दूसरे मेटल्स के ऊपर ड्यूटी कम करी है, उससे भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसके ऊपर ड्यूटी कम करी है। बहुत ही एक मिलने वाला बूस्टर, जिससे शायद हमारे कम होंगी और इसके साथ नेचुरली कॉस्ट कम होगी तो टर्नओवर बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंडस्ट्री, और कुछ जो डोमेस्टिक मार्केट
उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई है कि उसके ऊपर कुछ लेदर वगैरह का इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। तो लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया में, तो इसमें लोकल डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी। तो ये मूव सरकार की हर जगह से अप्रिशिएट है, इसको अप्रिशिएट करना ही है। और हम इंडस्ट्री की तरफ से अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के खासकर उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारी ऑनरेबल मंत्री जी का, इन्होंने काफी कोशिश करी इस मुश्किल टाइम में खड़ा करने की इंडस्ट्री को। हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर टी हक भी जुड़ गए हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते टी हक जी। तारेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। ठीक है, एंड नमस्ते तारेश जी। मैं राजकुमार जी से एक सवाल जानना चाहूंगा। इस बजट में 7 टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई है और उसके लिए 10,000 एकड़ के क्षेत्र में पार्क बनाए जाना है। इससे आपको कैसा लग रहा है? इस इंडस्ट्री में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जब भी किसी सेक्टर को इस तरीके के सुविधाएं देते हैं तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होती है। हर उस क्षेत्र में अड़ोस पड़ोस के साथ में इस तरीके के यूनिट लग। अब जैसे ऑटो उद्योग है, अगर एक फैक्ट्री वहां लगती है, उसके साथ में हंड्रेड्स ऑफ पार्ट के साथ में लगने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार किस तरीके इन्होंने इस तरीके का सोचा है, तो इसमें उसके पड़ोस में लोगों का, लेबर का और बाकी यूनिट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री को फायदा ही फायदा है। और ये उनकी ऐसी टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, गारमेंट्स एक्सपोर्ट, ये चीज ऐसी है जिसके अंदर लेबर ओरिएंटेड है, इसके अंदर एक्सपोर्ट बहुत है और सरकार के लिए वो सेक्टर है जिसको उनको कहीं ना कहीं सहायता देना बनता था, उन्होंने करा है। बहुत अच्छी मूव है ये इंडस्ट्री के लिए। डॉक्टर हक साहब, एज ए कृषि एक्सपर्ट, आप इस बजट को कैसे आंकते हैं? सर 2 मिनट में थोड़ा हमें समझाइए। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इस बजट इस टाइम आया जबकि देश में ऑलरेडी किसानों का एजिटेशन चल रहा है। और जो 2 मुख्य मुद्दे थे कि जो 3 नए फार्म लॉज लाए गए थे, उसका इम्पैक्ट किसानों के ऊपर एडवर्स पड़ेगा। एपीएमसी मंडीज खत्म हो जाएगा या आपके एमएसपी वगैरह खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर टर्म्स में एड्रेस किया कि हमने रिसेंटली राइस व्हीट दोनों का प्रोक्योरमेंट जो है बहुत भारी मात्रा में की है। और इस बजट में खास करके एडिशनल मंडीज को और स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। और एपीएमसी मंडीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बात है। तो एपीएमसी मंडीज को और स्ट्रेंथन किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि उसको डिसमेंटल किया जाए। तो एक अच्छा मैसेज गया किसानों के लिए कि भाई गवर्नमेंट आपकी एपीएमसी मंडीज खत्म नहीं कर रही है या एमएसपी भी खत्म नहीं होगी। एक किस्म का रीएश्योरेंस है थ्रू दिस बजट। दूसरी बात है कि कुछ ऐसी बातें हुई है कि आज के दिन में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फार्मर्स के लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो था वो बढ़ा तो था, पिछले कई सालों से बढ़ रहा है, बट इस बार भी सब्सटेंशियली बढ़ाया गया। अब करीब करीब 16.5 लाख करोड़ का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें कि किसान को इजी लोन मिलेगा। आज के दिन में देखिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिर्फ 60% ही एग्रीकल्चर सेक्टर में है। 40% अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, ट्रेडर से, एट एग्जॉर्बिटेंटली हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिसके चलते फार्मर्स परपेचुअली डेट ट्रैप में रहते हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से क्रेडिट फ्लो बढ़ाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इससे भी किसानों का डिपेंडेंस मनी लेंडर्स के ऊपर कम होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मर्स जो होता है वो इम्प्रूव करेगा। दूसरी बात है कि ओवरऑल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि 30,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में किया गया। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वेयर हाउसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, मार्केट यार्ड्स है, ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव करेगा तो फार्मर्स का एक्सेस जो है मार्केट के बढ़ेगा और उनको अच्छा से अच्छा दाम भी मिलेगा फसलों का। तो एक बहुत ही, और इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से और भी करने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलके भारी
मतलब मात्रा में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो कि सबसे बड़ा वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के दिन में। फिर आपने एक और चीज देखा होगा कि ऑपरेशन ग्रीक के तहत पहले सिर्फ हम ओनियन, टोमेटो और पोटैटो को ही इंक्लूड कर रखे थे। अब 22 ऐसे पेरिसेबल कमोडिटीज है जिसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देके कैसे फार्मर्स को अच्छा से अच्छा प्राइस मिले और मार्केट स्टेबलाइज रहे और कोई प्रॉब्लम्स उस तरह का डिस्ट्रेस सेल वगैरह ना करना पड़े, तो इसके लिए एक कोशिश हुई। तो मेरे ख्याल से कई अच्छा, फिर इसी तरह से आपने देखा होगा कि फिशिंग हार्बर्स, ब्लू रेवोल्यूशन की बात कई सालों से प्रधानमंत्री जी कह ही रहे थे, और एक के बाद हर बजट भी इस पे दिखा जा रहा है कि पिछले साल जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में इंक्लूड किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड में जो फार्मर्स फिश कल्टीवेशन करते या एनिमल हस्बेंड्री करते उनको भी कवर किया गया था। इस बार कहा गया कि जितने भी बड़े बड़े फिश हार्बर्स हैं वहाँ पे उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, सो दैट एक एक्सपोर्ट करने में आसान हो, बेसिक लोकल मार्केटिंग में आसान हो और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले फिश फार्मर्स को। तो मेरे ख्याल से फिर आपने देखा होगा लैंड से रिलेटेड जो स्मार्ट कार्ड की बात कही, स्मार्ट लैंड ओनरशिप कार्ड, ऑलरेडी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट कर ही दिया था। अब इस पे फर्दर एम्फेसिस दे के कहा गया कि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आई थिंक दिस इज इन द गुड डायरेक्शन एंड इज लाइकली टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स। सर ये बात हुई है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एपीएमसी में इन्वेस्ट किया जाएगा जी। हाँ, तो सरकार लगातार, जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एपीएमसी में हम एपीएमसी को खत्म नहीं होने देंगे और मजबूत करेंगे, क्या बजट के मतलब सरकार पहले भी कर चुकी है और बजट की इन घोषणाओं के बाद, मैं 1 मिनट माफी चाहता हूं, हमारे एक और गेस्ट संजय जैन जी जुड़ गए हैं जो सीआईआई में टेक्सटाइल प्रकोष्ठ के डायरेक्टर हैं। राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को बिजनेस कम्युनिटी के चिंताओं से रूबरू करवाया और क्या बजट में बिजनेस कम्युनिटी के लिए है उसके बारे में बताया। आपका थैंक यू। तो हाँ, थैंक यू राजकुमार जी। हक साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, तो लगातार जब सरकार कह रही, बजट में भी बात हुई है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए एपीएमसी को मजबूत करेंगे, तो ऐसी क्या वजह है कि किसानों में वो विश्वास नहीं आ पा रहा है? वो मेरे ख्याल से कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है और कुछ ऐसी बातें हुई है जिसमें मैं किसानों को भी दोष नहीं देता और सरकार को भी दोष नहीं देना है। दोनों में थोड़ा सा और क्लोजनेस चाहिए। ये काम ऐसा है एजुटेशन वाला कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और किसान यूनियंस वगैरह गवर्नमेंट के साथ क्लोज इंटरेक्शन से इसको दूर किया जा सकता है। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, इस डेफिसिट को दूर करना जरूरी है और इस डायरेक्शन में इस बिल में जो कहा गया कि हम फर्दर एपीएमसी मंडीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, एक मेरे ख्याल से सही दिशा है या सही बात है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद भी और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स की तो डिमांड ये है कि एपीएमसी को सिर्फ स्ट्रेंथन करने की बात नहीं है, बल्कि उनको एमएसपी में एक लीगल गारंटी चाहिए। और बेसिकली मेरा अपना अनुमान है कि उसी के लिए ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके लिए कुछ कई और बातें हैं जिसमें एक सही ढंग से गवर्नमेंट को चाहिए एक पैनल बनाए जिसमें फार्मर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी हो, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो और कुछ मतलब ऐसे जो और स्टेक होल्डर से फार्म सेक्टर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो भी हो, तो तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से ही या सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से ही पैनल डिक्लेयर कर दिए, उसमें जिसमें कई बार देखा गया कि किसानों को फेथ ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट को और ब्रिज करने की जरूरत है। सरकार के द्वारा ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों तरफ से आए और थोड़ा इसको डिस्कस करें ओपन वे में, और कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। जब गवर्नमेंट 1.5 साल तक इसको लॉज को होल्ड करने के लिए तैयार है, तो 6 महीना इसी प्रोसेस में लगेगा, तो ढंग से उसको डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है सर, हम संजय जैन जी के पास आते हैं। संजय जैन, आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, जानना चाहूंगा कि आपके कम्युनिटी को बजट कितना खुश कर रही, संतुष्ट कर रही या निराश कर रही है?
संजय संजय जी, आपके ऑडियो में शायद कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ, अब बोलिए सर। संजय सर, आपके ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम है। हमारी टीम उसको देख रही है, और ऑडियो नहीं है आपका, वो बता रहे हैं। संजय जी, एक बार आप बोल के देखिए, आपका ऑडियो ठीक हुआ क्या? म्यूट होगा। हेलो। हाँ हाँ संजय जी, आवाज आ रही है। या श्योर। यस संजय जी। अब कैन यू हियर जी मी? जी जी, आ रही है। हाँ सर, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हमारे जो इंडस्ट्री का बहुत उम्मीद थी हमें। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि कॉटन, रॉ कॉटन पर 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लग दिया गया है, जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, और का लॉजिक भी हमें नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कॉटन आज के दिन इंपोर्ट हो रही है, वो वही कॉटन है जो इंडिया में आज के दिन की क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं, तो सुपीरियर क्वालिटी की कॉटन है जो इजिप्ट और यूएसए से आती है। सिर्फ वही कॉटन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये लगाने से और किसी डोमेस्टिक कॉटन वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर हमारी कॉटन जो एक्स्ट्रा गुड क्वालिटी की कॉटन की जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसकी हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कम हो जाएगी। ये पहली बात। बाकी एक जो दो पॉजिटिव बातें हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि जीएसटी में कुछ हमारी इन्वर्टेड ड्यूटी थे मैनमेड फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल्स में, तो उसका जीएसटी काउंसिल विल लुक इनटू इट। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंट है कि रैशनलाइजेशन होगा। क्या होगा, कब होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली द बजट हैज अ पॉजिटिव नोट ऑन दैट। एक और जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं देगा, वो ये है कि जो इन्होंने अनाउंस किया, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। और ये इंटीग्रेटेड आज के दिन इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगेंस्ट चाइना। हमारा जो स्केल बहुत छोटा है, सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, सभी इंडस्ट्रीज में ये मोरलेस कॉमन है। चाइना और हैज वेरी लार्ज कैपेसिटीज व्हाइल वी हैव वेरी स्मॉल कैपेसिटीज। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि अगर लार्ज पार्क्स आएंगे तो वी विल हैव बेटर स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन, वील हैव बेटर इंटीग्रेशन। टेक्सटाइल्स में क्या पूरी चेन है प्रोडक्शन की, सो अलग अलग चेन को अगर एक ही पार्क में रहेंगे तो इट विल बी मोर एफिशिएंट एंड मोर वेल इंटीग्रेटेड। सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। प्लस कुछ चीज़ों में रॉ मटेरियल्स में इन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है, दो दे आर नॉट वेरी लार्ज प्रोडक्ट्स, बट नाइलॉन एक्सेट्रा में जो कम की है, दैट विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज वी बीन ऑलवेज बीन सेइंग कि रॉ मटेरियल्स में कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए एज अगेंस्ट फिनिश्ड गुड्स। तभी हमारी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग की और ज़्यादा बढ़ पाएगी, एंड इट विल क्रिएट दैट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर इटसेल्फ। सो बाकी कुछ बस इतना ही है टेक्सटाइल्स के लिए। वी विल ऑब्वियसली बी रिप्रेजेंटिंग फॉर जो इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने कॉटन पर लगाई है, एंड वी होप वी विल गेट सम रिलीफ। थैंक यू। शायद अमरजीत जी से हमारा कनेक्शन कट गया है शायद। नहीं। हाँ ठीक है सर, जो हम लोग कह रहे थे, अमरजीत सर, हम लोग जो कह रहे थे कि कुछ नया टैक्स नहीं लगा है, तो वो एग्री सेस के डिटेल्स अभी आ गए हैं। पेट्रोल पे ₹2.5 प्रति लीटर है और डीजल पे ₹4 है।
तो सर मैं आपको सुबह कुछ कहा था, अगर आपको याद हो, और मैं ये कह रहा था कि ये हो सकता है कि पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर जाए। जी। अब कब क्रॉस करेगा ये तो पता नहीं, पर कल परसों ये एक बड़ा अच्छा सा किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पे कि भाई जब 100 क्रॉस कर जाए तो स्कूटर से उतर के हेलमेट उतार के भगवान की तरफ देख लेना, सेंचुरी बनाने पे देखना पड़ता है। तो तो उस तरीके से अगर देखें, ये देखिए कहीं ना कहीं से तो पैसा रेस करना है ना। जी जी हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल ऑलरेडी इट वाज ब्लीडिंग। अगर आप सही मानों में पूछो तो पेट्रोल और डीजल तो ऑलरेडी ब्लीड कर रहे हैं, और इतना ज्यादा लगाना 2.5 रुपए और 4 रुपए पे, इट इज गोइंग टू पुश अप द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी आपकी 7% के करीब है इस वक्त कंट्री में, वो इन्फ्लेशन और कहाँ जाएगी। और आपने जो लास्ट फरवरी में डीए डिक्लेयर किया था वो भी विथहोल्ड किया हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वो आपने जी कहा हुआ कि जी हम जुलाई 2021 में रिलीज करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक, अब कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, परंतु कुछ स्टेप्स और अच्छे लिए वो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमेशा ये कहती रही कि हम करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ चल रहे हैं। तो इवन जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अपील्स हैं वो भी फेसलेस कर दी। जी जी सरकार को कुछ नजर आ रहा होगा तो उन्होंने पहले तो असेसमेंट्स की, फिर जो कमिश्नर लेवल पे अपील्स थे उनको फेसलेस किया, अब इवन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की जो अपील है वो भी फेसलेस कर दी, और ये कहा कि अगर अपील करनी भी है, अगर किसी ने प्रेजेंट होकर आर्गू करना भी है तो वो वीडियो के थ्रू करेगा, he will not be able to do it by physical presence। तो मेरे ख्याल में ये एक और अच्छा मूव है। एक अच्छा और मूव है स्मॉल डिपॉजिटर्स के लिए। जी जी जो अगर जैसे पीएमसी फेल हुआ और पीएमसी फेल होने पे किसी को कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा जितना पैसा डीआईसी जीसी ने गारंटी कर रखा है कम से कम उतना पैसा आप जाके विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। आई थिंक दिस इज अगेन ए वेरी वेरी गुड मूव इफ यू आस्क मी। और हक साहब जो बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने फिगर्स दी और वो फिगर्स बड़ी बढ़िया दे दी इस बार। साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया कि हमने काफी काम किया है। उन्होंने 13-14 की फिगर के मुकाबले जो आज की फिगर्स हैं वो दे दी है कि वीट ग्रोर्स को हमने, जो कि 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपया मिला था, अब हमने 75,000 करोड़ रुपया दिया बेसिकली एस्टिमेटेड। और ऐसे पैडी वालों को उन्होंने कहा जो 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपया मिला था, 64,000 करोड़ रुपया, उसके अगेंस्ट हम 1,72,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। तो उन्होंने अपना पॉइंट ये प्रूव करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ से एग्रीकल्चरलिस्ट को ज्यादा बेनिफिट हुआ बजाय पिछली रिजीम्स के। बेसिकली ये ठीक है, एजिटेशन हो रही है, उस पर जो हक साहब ने कहा डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो पॉइंट उसमें और हैं, जैसे कि आप अपील वगैरह नहीं कर सकता हो कोई फॉर्मर किसी के आगे, ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट, ये सब चीजें रिकंसिडर होनी चाहिए और रिव्यू होनी चाहिए, वो होती रहेंगी। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बजट के अंदर उन्होंने कुछ तथ्य सामने लाके रखे हैं जो कि आई ओपनर्स हैं, और वो उन्होंने जो नंबर भी दिया है इनका पैडी ग्रोर्स का और वीट ग्रोर्स का जिनको बेनिफिट हुआ, दैट्स अलार्मिंग, दैट्स एक्चुअली स्टार्टलिंग। और ये क्लियरली प्रूव करता है कि इन सालों के अंदर लोगों को ज्यादा पेमेंट हुई और ज्यादा लोगों को पेमेंट हुई। तो हक साहब, सरकार हमेशा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देती है और कहती है कि उनकी लागत का दोगुना हमको इनकम कराना है। क्या ये बजट उस दिशा में कहीं भी 1 इंच आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? डॉक्टर हक साहब, आपसे आवाज नहीं आ रही है जी। हक साहब, मैंने आपकी ये आवाज कहा नहीं आ कि रही है। अमरजीत सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। हाँ, हक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आई जरा ठीक से। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार हमेशा कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है कि हमारा शायद 2022 सरकार का लक्ष्य था कि तब तक हमें किसान की आय दोगुनी करनी है लागत की तुलना में। तो क्या ये बजट उस दिशा में, उस लक्ष्य की दिशा में कहीं बढ़ता दिख रहा है आपको? नहीं, वो इशू अभी मेरे ख्याल से नहीं आया उतना प्रोमिनेंटली। उसको बेसिकली है कि स्वामीनाथन साहब ने तो बहुत सारे मतलब रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें से एक था मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है
कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन। इस गवर्नमेंट का फोकस पिछले कई सालों से ये रहा कि कैसे आप कॉस्ट को कम करें। पहली बात तो जैसे बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो। नीम कोटेड यूरिया वगैरह की बातें आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा कहा गया कि आप अगर सॉइल्स में जो भी जिस चीज की कमी है उसी को ही लगाइए, अंधाधुंध यूरिया या डीएपी या कुछ मत लगाइए। तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी फोकस है और क्वालिटी के ऊपर भी फोकस है। तो ये सारे बातें है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी ये है कि उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है इकोनॉमिस्ट में आज के दिन में, कि कई लोग कहते हैं कि आप खाली अंधाधुंध ऐसे ही कॉस्ट बेस्ड 50% मार्जिन लगाते जाएंगे तो ऐसे ही WTO लेवल पे कई लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है कि इंडिया में जो MSP है वो मार्केट डिस्टॉर्टिंग है। तो इस मार्केट डिस्टॉर्टिंग के चलते कई जगह ऑब्जेक्शंस होगा, आपको शायद कोर्ट में भी जाना पड़े। अभी टेम्पोररी रिलीफ मिला हुआ है, अभी इमीडिएटली तो सरकार ने एक काम किया है कि MSP को जो खर्चा है वो उसको फूड सिक्योरिटी के अंडर में रखा है, जिसके चलते कहा कि हमारे ये फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरत है, इसलिए हम अभी इमीडिएटली इसको कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कोशिश WTO फोरम में भी कर रही है, लेकिन यहाँ इमीडिएटली ये देखना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का अच्छा मार्केट में प्राइस मिले। वो प्राइस मिलने का सबसे बड़ी जरूरत है कि APMC इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी पार्टिसिपेशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के। रिमोट एरियाज में 100 200 किलोमीटर जब जाना पड़ता है लोगों को माल बेचने के लिए, तो कोई भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स चाहे ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअली हो, वो नहीं कर पाते मार्केटिंग अपना, इसलिए उनको प्राइस मिलता ही नहीं। लोकल लेवल पे इनपुट डीलर्स या कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है उनको। तो सबसे जरूरी चीज है कि वैसे एरियाज में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है, और वो सरकार शायद अपने आप उतना नहीं कर पाएगी, कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। और प्राइवेट सेक्टर तभी आएगा जब एक प्रॉपर पॉलिसी एनवायरनमेंट होगा या कुछ उनको इंसेंटिव दिखेगा कि नहीं यहाँ भी कुछ करने से आगे हमें लोग सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही नहीं होगा बल्कि उनको भी अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब कोई फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, प्राइवेट कोई भी कंपनी जाएंगे कि कहो खाली आपको भी फायदा होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यार्ड्स होगा। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एग्रीसेस, मान लीजिए एग्रीसेस लगा डीजल पे 22,000 रूरल हार्ट्स को 2018 के बजट में कहा गया था कि उसको अपग्रेड करना है और होलसेल मार्केट से उसको हेलो जी 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 हक साहब कंटिन्यू कीजिए। आपका ये चला गया। हाँ हक साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए अमरजीत सर, जी आपका जो आवाज नहीं आ रही है सर शायद आप, मैं अमरजीत सर आपसे समझता हूं कि ये जो एग्रीसेस की बात है, अगर 4 रुपये डीजल 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पर आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो किसान को भी इम्पैक्ट करेगा ना। ये तो सभी को इम्पैक्ट करेगा सर। अगर मैं एग्जेम्पशन दूंगा किसी एग्रीकल्चरल स्टोर की, तुम्हें सेस नहीं लगे तब तो बात और है, अगर उसको भी लगना है तो सभी को इम्पैक्ट करेगा। मैं अपना अगर पंपिंग करने के लिए डीजल खरीदूंगा, अगर आवाज नहीं होगी तो उसमें भी लगेगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक इन्फ्लेशनरी नेचर तो है ही है, तो इम्पैक्ट एवरीबॉडी, और मिडिल क्लास को तो ये बिल्कुल तोड़ देगा। हम ये कह रहे थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, सभी ने ये बोला न्यू न्यूज इज गुड न्यूज कि टैक्स में तो आपने कमी की नहीं है, नहीं की, आपने बढ़ोतरी भी नहीं की, परंतु अगर आपने पेट्रोल में 4 रुपए बढ़ा दिया है, 2.5 रुपए बढ़ा दिया, और डीजल में 4 रुपए बढ़ा दिया, तो आप उसका इम्पैक्ट अपने आप देख लीजिए। हर महीने का बिल हर व्यक्ति का अपने आप में 500 से लेके 5,000 तक भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करेगा कितना बढ़ता है। तो ये मैं ये मान के चलूं कि अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम वही रहेगी, वो तो मैं मान नहीं सकता किसी भी सूरत में। डिस्पोजेबल इनकम विल डेफिनेटली कम डाउन टू व्हाटएवर एक्सटेंट इट में कम डाउन, क्योंकि मेरे घर में जो सब्जी भाजी देने वाला भी आएगा वो भी कहेगा कि मैं किसी 3 व्हीलर में आया हूँ या किसी और में आया हूँ,
या अपने स्कूटर पे भी आया तो मेरा भी डीजल का प्राइस बढ़ गया या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। तो ये सब चीजों को, क्योंकि ये दो आइटम ऐसी हैं, डीजल और पेट्रोल, जो कि सब चीजों की कीमतें बढ़ाएंगी, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं, और इसका बोझ सबको सहना पड़ेगा। निश्चित रूप से इन्फ्लेशन बढ़ेगा सर, लेकिन क्या अब ऐसे में ये उम्मीद की जाए कि चूंकि एग्रीकल्चर सेस, एग्री सेस लग गया है दोनों पेट्रो प्रोडक्ट्स पे, तो एक्साइज सरकार कम करेगी? ये तो फाइन प्रिंट में देखना पड़ेगा सर, ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, एक्साइज क्योंकि अभी तक पेट्रोल और डीजल पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है। जी, वो जीएसटी में नहीं है, तो इसलिए उसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही नहीं है। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसलिए वो क्या होगा एक्साइज में, वो बाद में देखेंगे, परंतु आज की डेट में तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो चीज पार्लियामेंट में नहीं बोली गई और फाइन प्रिंट में है, उसका इम्पैक्ट काफी भारी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं ये कहूं अमरजीत सर कि ये बजट का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, तो इस पे आप एग्री करेंगे? क्योंकि ये सबको इम्पैक्ट करेगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको इम्पैक्ट करेगा। देखिए, ये मिडिल क्लास के लिए और स्मॉल, जो एक व्यक्ति सैलरीड क्लास है, उसके लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आप सही मानों में पूछें कि आपको इनकम टैक्स में कहीं राहत मिली नहीं, कोई छूट मिली नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिली नहीं, कुछ नहीं मिला, पर आप पे ये बोझ आ गया। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का खर्चा तो बेसिकली वो इनकम टैक्स से 33%, तो इनकम टैक्स से ही क्लेम कर लेता, 32-33%। तो इसलिए उसको इतना लंबा चौड़ा अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, परंतु सैलरीड क्लास में तो इसका बहुत बड़ा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब हमारे पास टाइम बहुत कम, 5 मिनट रह गया। हक साहब, इस बजट में आपको ऐसा क्या लगता है जो होना चाहिए था और वो नहीं हो पाया, और कुछ कर देती सरकार, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जिसके लिए, या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर है, जो और कुछ कदम कर सकती थी? कुछ आवाज में प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवे थोड़ा कोशिश करता हूँ। जी बोलिए। जी हक साहब, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा है कि हक साहब, आपने मेरा सवाल सुना था? हेलो। हाँ हक साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? आपकी आवाज कट रही है, लेकिन फिर भी मैं समझ गया क्या बोलना चाहते हैं आप। तो जी आप बोलिए प्लीज। क्या हो रहा है? चलिए हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अमरजीत सर, आपका फाइनल कमेंट, ऐसा और कुछ जो होते होते रह गया, या जैसा कुछ और एक ये दो चीजें हो जाती तो मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात होती। मैं ये समझता हूँ सर, देखिए स्टॉक मार्केट ने तो 21 गन्स का सल्यूट दे ही दिया इनको, बजट को, क्योंकि 2000 से ऊपर इंडेक्स चल रहा है, बेसिकली 2000 से ऊपर ज्यादा बीएसई जा चुका है। तो इट इज ए 21 गन सल्यूट बेसिकली टू द फाइनेंस मिनिस्टर। पर मैं ये समझता हूँ अगर 2-3 चीजें और कर सकते थे। एक तो यही कर देते कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मतलब जिसने किसी स्ट्रेस यूनिट को टेक ओवर किया है, अगर उसको आप किसी तरीके का रिलीफ टैक्स में दे सकते तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं थी, और बैंक का जो इंटरेस्ट था अगर उस केस में कम हो सकता तो भी कम, कोई मेरे ख्याल में गड़बड़ नहीं होती। और मेरा अपना मानना यह है कि ओवरऑल ठीक है बजट अपने आप में, क्योंकि एलोकेशन काफी है डिफरेंट सेक्टर्स में, और अगर ये एलोकेशन ढंग से होती है और अगर ये वाकई में खर्चा होता है तो इनमें ब्रिंग बैक द इकोनॉमी। अभी हमने सर्विस सेक्टर की कहीं पे बात नहीं की है, पूरे बजट के अंदर मुझे कहीं पे सर्विस सेक्टर का जिक्र नजर नहीं आया। इफ यू रियली आस्क मी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने जरूर कहा, उसमें एलोकेशन भी बताई, पर वो 5 साल की बताई है, और हमने कहा डबल डिजिट ग्रोथ होगी मैन्युफैक्चरिंग में, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम नेगेटिव भी चल रहे थे, और हमने ये कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ हो जाएगी, पर हमने 5 साल का टारगेट लिया उसका। तो 5 साल के बाद फिर
बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु देखिए, मिडिल क्लास तो डेफिनेटली कल सड़क पे ये कहेगा कि साहब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। इंडस्ट्री ये कहेगी कि मुझे मिल गया, काफी सारी इंडस्ट्री ये कहेगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव है। जो मैंने पहले भी आपसे कहा है, आपने बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन करने का उनको मौका दे दिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। छोटे डिपॉजिटर्स के लिए भी कुछ है, करप्शन के लिए भी कुछ है। एक टैक्स में आपने अच्छा कर दिया कि रीओपनिंग का पीरियड 6 साल से घटा के 3 साल कर दिया। आपने स्मॉल टैक्स पेयर के जो डिस्प्यूट्स हैं, जिनके इनकम टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक की है और टैक्स डिस्प्यूटेड 10 लाख का, उसके लिए भी एक अलग ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर दी है। तो कई चीजें अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई थिंक वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, दैट्स ऑल वन कैन से। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू प्रभाष जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, यही कह सकता हूँ। अमरजीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए और दर्शकों को बजट की बहुत सारी बारीकियों के बारे में समझाया। हम बजट के सिलसिले में और भी प्रोग्राम करते रहेंगे, जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। थैंक यू वेरी मच।